दोपहर हो चुकी थी जब आयान अगले दिन उठा। बिस्तर से निकलकर फ्रेश होकर वो ब्लू डायमंड होटल गया खाना खाने। वहां उसने फैजल और उसकी मां के लिए कुछ हाई न्यूट्रिशन वाला खाना भी पैक कर लिया और फिर चैंपियन हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। जब आयान हॉस्पिटल जा रहा था, दो लोग 30 की उम्र के आसपास फैजल के कमरे में आए और उससे गप्पे मारने लगे। बॉस, ये क्या हो गया? किसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाई? हाँ, युद्ध के मैदान में भी तुम इतनी बुरी तरह घायल नहीं हुए थे। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ भी ठीक होने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। क्यों? तुम मेरा बदला लेना चाहते हो? फैजल ने पूछा। नहीं, अगर तुम उसे हरा नहीं पाए तो हमारा जाना भी बेकार है। कौन कहता है मैं उसे हरा नहीं पाया? हम दोनों में से कोई नहीं जीता, ठीक है। वो भी मेरी तरह बिस्तर पर पड़ा होगा। क्या वो बुरी तरह घायल है? तुम किसकी बात कर रहे हो? कहाँ है वो? हम जाकर उसका हिसाब करेंगे। चुप करो। वैसे तुम लोग हाल में कैसे हो? फैजल ने पूछा। बात मत कर, मैं अनपढ़ हूं और मेरे पास बस ताकत है। यहाँ इसका कोई खास यूज नहीं। कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोकर पैसे कमा रहा हूं, लेकिन कम से कम स्टेबल है। विदेश में काम करने से तो बेहतर है। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है, दूसरा बोला। अगर हमने आखिरी मिशन न लिया होता तो हम 12 लोग ठीक होते, फैजल ने धीमी आवाज में कहा। बॉस, वो हम सब का एकजुट फैसला था। हम सब घर लौटना चाहते थे, कार, घर खरीदना, शादी करना। भगवान को दोष दो जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इस बात पर तीनों चुप हो गए। ये वो जख्म था जो अभी तक नहीं भरा था। देश लौटने से एक दिन पहले उनके 12 भाइयों में से 9 एक पल में चले गए। सिर्फ ये तीनों जिंदा बचे। तो लौटने के बाद उन्होंने पिछले सालों की सारी कमाई अपने मरे हुए भाइयों के परिवारों को दे दी। थोड़ी देर बाद फैजल बोला, अब जब तुम लौट आए हो, वहां मत जाना। अपनी टैलेंट को बर्बाद मत करो। और क्या करें, हमारा देश बाकी देशों जैसा नहीं है। यहाँ सब कुछ इतना सख्त है, जरा सी गलती और जेल में डाल देंगे, एक ने कहा। अभी मैं आयान रायजदा के लिए काम कर रहा हूँ। वो शिमला में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा काम है उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करना। चुपके से तुम लोग मेरी जगह ले लो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। आयान ने कहा, अगर तुम उनके लिए काम करोगे तो वो तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। सच में, हम तो अपने एम्प्लॉयर की सेफ्टी प्रोटेक्ट करने में माहिर हैं। और हमारा देश बाकी देशों से कहीं ज्यादा सेफ है। आयान, कितना पे करेंगे महीने का? मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर 8,000 कमा रहा हूँ। उससे कम हुआ तो मैं नहीं मानूंगा। तू सपने देख रहा है? क्या तुझे लगता है तू अभी विदेश में है? ये काम कंस्ट्रक्शन साइट से ज्यादा थकाने वाला है। इससे कम ही होगा, दूसरा बोला। कम से कम 5,000 तो होने चाहिए। तू शर्मिंदा कर रहा है। सुन आयान, मुझे लाखों की गाड़ी ड्राइव करने दे रहे हैं। तुझे अभी भी अपनी छोटी सी सैलरी की चिंता है। इस जॉब की सैलरी कम से कम 10,000 महीना है। सच में? फिर तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम हमें कब मिलवाओगे उनसे? आज दोपहर कैसा रहेगा? मुझे लगता है वो अभी आराम कर रहे हैं। मैं बाद में उन्हें कॉल करूंगा। जब ये तीनों बात कर रहे थे, आयान कमरे में दाखिल हुआ। आयान, आप यहाँ कैसे? फैजल जल्दी से उठना चाहता था, लेकिन आयान ने उसे रोक दिया। फैजल, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। ये तुम्हारे दोस्त होंगे। आयान, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। फैजल ने अपने पुराने साथियों का परिचय कराया। लंबा वाला था गिरीश माइकल्स और छोटा वाला था वरुण कॉल्सन। दोनों ज्यादा मस्कुलर नहीं लगते थे, लेकिन उनकी हर हरकत में जबरदस्त ताकत झलकती थी। ये थी एक्सट्रीम एक्सप्लोसिव पावर की निशानी। टीवी पर दिखने वाले बॉडी बिल्डर भले ही मस्कुलर दिखें, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इतने ताकतवर हों। फैजल, तुम पहले आराम करो। मैं इन दोनों को लंच के लिए ले जाता हूँ, उनका स्वागत करने। आयान बोला। आयान, हम अपना लंच खुद मैनेज कर लेंगे। आपको तकलीफ नहीं लेनी चाहिए, गिरीश ने कहा।
जब बात यहाँ तक आ गई है तो मेरी सुन लो। आप आयान के साथ चले जाओ, फैजल बोला। आयान ने अपनी बेंज जी क्लास चलाई और दोनों को फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर ले गया। फिर आयान ने उन्हें अपनी बेंज जी क्लास दी और खुद अपनी बुगाटी वेरॉन चलाकर उनके आगे चला। कल रात फैजल घायल हो गया था और गाड़ी नहीं चला सकता था, तो बुगाटी वेरॉन यहीं छूट गई थी। बेंज के अंदर वरुण गाड़ी चला रहा था और आयान की कार के पीछे जा रहा था। मर्सिनरीज के लिए जो सालों से विदेश में काम कर रहे थे, गाड़ी चलाना सबसे बेसिक स्किल थी। कारों के अलावा वो टैंक तक चला सकते थे। गिरीश, मुझे लगता है बॉस ने इस बार सही इंसान को चुना है। आयान पक्का अमीर आदमी है। जिस कार को वो चला रहे हैं वो करोड़ों की होगी, और वो काफी अच्छा इंसान भी है। बॉस के लिए खाना तक लाया, वरुण ने गाड़ी चलाते हुए कहा। हाँ, तो हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि बॉस की इज्जत कम न हो, गिरीश ने जवाब दिया। बिल्कुल। आयान दोनों को ब्लू डायमंड होटल ले गया। जब गिरीश और वरुण ने इतने शानदार डेकोरेशन वाला होटल देखा, वो दंग रह गए। भले ही वो सालों तक विदेश में रहे थे, लेकिन वो जंगग्रस्त देशों में थे जहां ऐसी शानदार जगहें देखने को नहीं मिलती थीं। आयान, हम कहीं भी खा सकते हैं। इतनी शानदार जगह लाने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, ये मेरा होटल है। जब भी तुम फ्री हो यहाँ रह सकते हो, तीनों टाइम खाना खा सकते हो। सारा खर्चा मेरा। ये उनका होटल है और हम अब यहीं खाएंगे और रहेंगे। 8 सितारा होटल को देखकर दोनों थोड़ा हक्का बक्का रह गए। लंच के बाद उन्हें लगा कि ये खाना कभी खत्म न हो। उन्होंने इतने सालों में कभी इतना शानदार खाना नहीं खाया था। पहले उनकी जिंदगी कितनी खराब थी। रात को चिराग सिंह ने आयान को फोन किया और उसे फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर बुलाया। जब आयान वहां पहुंचा, उसने देखा कि हैरी और देवेश नाथ प्राइवेट रूम में घुटनों पर बैठे थे। आयान को देखते ही वो बार बार सिर झुकाने लगे। आयान, मैं गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोनों तब तक सिर झुकाते रहे जब तक उनके माथे से खून नहीं निकलने लगा। आयान, इन्हें तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं बाद में सब साफ कर दूंगा, चिराग खड़ा होकर बोला। ये कहकर वो प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। आयान ने दोनों को देखा और कुछ नहीं बोला। ये थी ताकत से आई तब्दीली। अगर वो अभी भी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता, तो पार्थ और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या होता? आयान ने पीड़ितों, पार्थ और लूसी को बुलाया। जब लूसी वहां पहुंची, वो अभी भी डरी हुई थी। पार्थ तुरंत हैरी के पास गया और उसे जमकर पीटने लगा। पूरा कमरा हैरी की चीखों से गूंज उठा। वो अपने गुस्से को रोक रहा था। उसने देखा था कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने बुली किया था, और अगर आयान समय पर न पहुंचता तो वो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो जाता। आखिर में पार्थ तब रुका जब हैरी के शरीर में कई हड्डियां टूट गईं और उसे हॉस्पिटल भेजा गया। देवेश नाथ के साथ किसी ने कुछ नहीं किया। भले ही वो हैरी का बॉस था, लेकिन इस घटना का उससे सीधा कोई लेना देना नहीं था, तो उसे फैजल के हवाले कर दिया गया। लेबर डे की छुट्टी ऐसे ही खत्म हो गई। क्लास के पहले दिन आयान पीयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में टहल रहा था। वाह, ये तो वही पियानो प्रिंस आयान है ना। अगर वो मेरे लिए बॉय गाएगा तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। सपने देखना बंद कर। वो तुझे क्यों पसंद करेगा? क्या पता उसे मेरे जैसी लड़की पसंद आए। मुझे यकीन है उसे मेरे जैसी लड़की चाहिए। आयान ने उन दो लड़कियों को देखा जो ये बात कर रही थी और उसे झुरझुरी सी छूट गई। एक का वजन ज्यादा था और दूसरी के चेहरे पर ढेर सारे दाग थे। आयान तेजी से अपनी क्लास की ओर बढ़ा और रास्ते में नोटिस किया कि कई लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन दो लड़कियों की तरह ही थे। इस यूनिवर्सिटी की लड़कियां मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बिल्कुल अलग थीं। जब वो अपनी क्लास में पहुंचा तो ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे। आयान को देखते ही सबने अजीब नजरों से उसे घूरा। लेबर डे टैलेंट शो में आयान का परफॉर्मेंस इतना शॉकिंग था
उसने न सिर्फ गाना लिखा और कंपोज किया, बल्कि पियानो बजाते हुए गाया भी। और लिरिक्स तो कमाल के थे। आयान ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को देखा। जब उसकी नज़र हवा पर पड़ी तो उसे थोड़ा सुकून मिला। आखिरकार कोई ऐसा मिला जो डरावना नहीं था। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मॉर्निंग क्लास ऐसे ही खत्म हुई। दोपहर की क्लास ऑप्शनल थी, तो पार्थ और कुछ रूममेट्स ने आयान को इंडो बास्केटबॉल कोर्ट पर खींच लिया। पहले भी आयान को बुलाया जाता था। उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद था और कोर्ट पर स्टूडेंट्स की तालियां सुनना अच्छा लगता था। सबसे जरूरी बात, सानवी को भी देखना पसंद था। लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिमाग में था। उसके स्किल्स के साथ, पार्थ और बाकियों के साथ कुछ राउंड्स के अलावा, वो क्लास के बीच के मैच में भी हिस्सा नहीं लेता था, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं था। हालांकि वो 180 सेमी लंबा था, लेकिन उसका शरीर पतला था और ताकत कम थी। कोई धक्का मारता तो वो पीछे गिर जाता। साथ ही उसके पास बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं था। लेकिन ये सब पहले की बात थी। अब आयान का शरीर पीक पर था और उसे लगता था कि अब कोई उसे धक्का मारकर हिला भी नहीं सकता। चारों ने टीमें बनाई और जल्दी ही 2-2 की टीमें बनाकर कंपटीशन शुरू कर दिया। पार्थ और आयान एक टीम में थे, जबकि विनीत और हेमंत दूसरी टीम में। पार्थ यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम में था। भले ही वो सिर्फ बैकअप था, लेकिन ज्यादातर लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो वो आयान जैसे एमेच्योर को गाइड करता ताकि सब साथ में खेल सकें। आयान का काम होता था बॉल सर्व करना। थोड़ी देर बाद ज्यादातर पार्थ ही दूसरी टीम के खिलाफ खेलता। जब चारों मजे से खेल रहे थे, विक्रम और उसके कुछ लोग वहां आ गए। इंडो बास्केटबॉल कोर्ट में जगह लिमिटेड थी, तो सबको स्पेस के लिए कंपटीशन करना पड़ता था। आउटडोर कोर्ट्स तो कई थे, लेकिन दोपहर के टाइम गर्मी की वजह से कोई बाहर जाकर खुद को तपाना नहीं चाहता था। नॉर्मली कोई उस कोर्ट को नहीं छीनता जहां कोई खेल रहा हो, जब तक कि वो साथ खेलने को तैयार न हो। अगर कोर्ट वाले लोग जाने से मना कर दें, तो दूसरी पार्टी को चले जाना पड़ता था। लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन थी। कैंपस में कई पावरफुल लोग थे और जब वो आते, तो किसी को अपना कोर्ट छोड़ना पड़ता था। मिसाल के तौर पर, पीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट और कैंपस के मोस्ट हैंडसम गाय, हॉवर्ड जैक्सन। अगर वो होता, तो कोई जिद्दी बनकर कोर्ट देने से मना नहीं करता। विक्रम अभी उस लेवल पर नहीं था। आयान 3 पॉइंट फील्ड पर खड़ा होकर बॉल सर्व कर रहा था। जब विक्रम और उसका गैंग उसके पास से थोड़ा दूर था, उनमें से एक ने जोर से पूछा, विक्रम, सुना है तुमने सानवी को प्रेग्नेंट कर दिया? सच है। बिल्कुल सच है। उसकी कमजोरी का क्या करूं? मैंने बस कुछ बार उसके साथ सोया और वो प्रेग्नेंट हो गई। हाय, सच में? विक्रम ने आह भरते हुए जवाब दिया। तो अब क्या करोगे, विक्रम? उससे शादी करोगे? शादी? मैं क्या करूं? उसे कुछ पैसे दूंगा अबॉर्शन के लिए, और क्या। विक्रम, तू कमाल का है। आयान ने सानवी के साथ इतने दिन डेट किया और उसे प्रेग्नेंट नहीं किया। तुमने कुछ ही दिनों में ये कर दिखाया। सच कहूं, सानवी मेरे साथ आने से पहले वर्जिन थी। मुझे दूसरों के पुराने खिलौने खेलना पसंद नहीं। क्या वर्जिन? क्या आयान को कुछ प्रॉब्लम है? मुझे क्या पता, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। हा हा हा। फिर पूरा गैंग हंसने लगा। विक्रम और उसके गैंग की जोर जोर से बातचीत की वजह से आसपास के लोग आपस में चर्चा करने लगे। फिर उन्होंने आयान के खून उल्टी करने और बेहोश होने की बात फिर से शुरू कर दी। सानवी और सोफिया उसी वक्त वहां से गुजर रही थीं। जब उन्हें पता चला कि लोग क्या बात कर रहे हैं, सानवी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयान ने मुड़कर विक्रम और उसके गैंग की तरफ देखा। विक्रम ने भी बिना डरे आयान को घूरा। पार्थ और बाकी 2 लोग भी वहां आ गए। विक्रम, तुम जो बोलना चाहते हो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने एक बार और मेरा नाम लिया, तो मैं तुम्हें घुटनों पर रेंगता हुआ बाहर निकालूंगा, मानोगे? आयान ने विक्रम को देखते हुए सपाट स्वर में कहा। वो थोड़ा गुस्से में था।
विक्रम जो सानवी के बारे में बोल रहा था उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सानवी का चुना हुआ रास्ता था। लेकिन ये स्कम्बैग सबको बता रहा था कि आयान में दम नहीं है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मैं उसका सम्मान कर रहा था, इसमें क्या गलत है? जब विक्रम कुछ बोलने वाला था, उसने देखा कि सानवी उसे पीले चेहरे और लाल आंखों के साथ घूर रही थी। विक्रम, तुम इंसान हो भी। सानवी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ सहा। तुम इतने लोगों के सामने उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? सोफिया ने गुस्से में कहा। विक्रम को अब थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसी ने आयान को इतना गुस्सा दिलाया था कि वो खून उल्टी करके बेहोश हो गया था। तो जब उसने आयान को देखा, उसने उसे फिर से ट्रिगर करना चाहा ताकि उसे पहले की तरह अपमानित कर सके। इतने लोग देख रहे थे तो इफेक्ट और बेहतर होता। आयान का रिया के साथ इतना क्लोज होना उसे बर्दाश्त नहीं था। अब उसे विक्रम के गुस्से का सामना करना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सानवी उसके पीछे होगी। विक्रम, बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब हमने डेटिंग शुरू की थी तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करोगे। कितने दिन हुए हैं? सानवी ने रोते हुए पूछा। विक्रम अब दुविधा में था, लेकिन इतने लोगों के सामने सानवी से माफी मांगना उसके लिए नामुमकिन था। अगर उसने ऐसा किया तो वो PU यूनिवर्सिटी में अपना मुंह कैसे दिखाएगा? तो उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सानवी, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? बोलो, कितने चाहिए? मैं दे दूंगा। वो इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं खो सकता था। ज्यादा से ज्यादा वो सानवी को कुछ और पैसे देकर नए कपड़े या बैग खरीदकर मना लेगा। सानवी को उम्मीद नहीं थी कि विक्रम इतने लोगों के सामने ऐसा कुछ कहेगा, तो उसे जवाब नहीं सूझा। फिर वो रोते हुए वहां से भाग गई। विक्रम, तुम जानवर हो। ये कहकर सोफिया भी सानवी के पीछे भागी। सानवी और सोफिया चली गईं। लेकिन सीन पर कुछ लोग अभी भी अकड़ दिखा रहे थे। आयान की साइड पर 4 लोग थे, जबकि विक्रम की साइड पर 5। उनमें से एक यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का स्टार्टिंग मेंबर भी था। वो 190 सेमी लंबा था और कम से कम 250 पाउंड का था। बाहर से देखने में आयान की साइड कमजोर लग रही थी। आसपास खड़े लोग दोनों साइड्स को और उकसा रहे थे। सच कहें तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मामला कितना बड़ा हो जाए। लेकिन कैंपस में ग्रुप फाइट एक बड़ा इवेंट होता और ये यूनिवर्सिटी की बॉटम लाइन को तोड़ देता। आयान को छोड़कर बाकी कोई भी ये लाइन क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि विक्रम जैसे अमीर लड़के को भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। अगर उसे एक स्पेल कर दिया गया तो न सिर्फ उसके पिता उसकी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर देंगे, बल्कि शायद उसकी टांगें भी तोड़ दें। इसलिए दोनों साइड्स बस वहां खड़े रहे। तभी किसी ने सुझाव दिया कि वो 3 बनाम 3 स्ट्रीट बास्केटबॉल मैच खेलें। बास्केटबॉल कोर्ट पर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका था। विक्रम ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि ये उसके लिए परफेक्ट था। आयान की साइड पर सिर्फ पार्थ था, जो ठीक ठाक था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का बैकअप था। बाकी 2 बस औसत थे। आयान तो और भी बेकार था, क्योंकि वो एकदम इमेच्योर था। विक्रम को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी साइड पर एक स्टार्टिंग मेंबर था। स्टार्टिंग मेंबर और बैकअप का लेवल ही अलग होता है। साथ ही वो पार्थ से कमजोर भी नहीं था, तो जीत पक्की थी। क्या ख्याल है, आयान? हिम्मत है? मर्द हो तो पीछे मत हटना। अगर हिम्मत नहीं है तो हम सिर्फ 3 लोग खेलेंगे, तुम चारों के खिलाफ, विक्रम ने आयान को ताने मारते हुए कहा। आयान, उसके झांसे में मत आ। वो जानबूझकर तुझे उकसा रहा है। तेजस मौजूद है, हमारे पास कोई चांस नहीं है, पार्थ ने एक तरफ धीरे से आयान से कहा। पार्थ ऐसा नहीं था जो आसानी से हार मान ले। लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम के स्टार्टिंग मेंबर तेजस गोरिल्ला ठाकुर के खिलाफ थे, तो उसे पीछे हटना पड़ा। चूंकि वो सब बास्केटबॉल टीम में थे, वो साथ में ट्रेनिंग करते थे।
इसलिए पार्थ को तेजस की ताकत अच्छे से पता थी। हाफ कोर्ट स्ट्रीट बास्केटबॉल में वो लगभग अजेय था। अगर फुल कोर्ट होता तो शायद कोई चांस होता, क्योंकि तेजस बड़ा था और उसकी स्टैमिना लिमिटेड थी। विक्रम ने देखा कि पार्थ आयान को समझा रहा था, तो उसने सीधे कहा, पार्थ, बकवास बंद कर, कायर। विक्रम, अगर तुझमें दम है तो तेजस को मत खेलने दे। सिर्फ हमसे मुकाबला कर, उसे ना खेलने दूं। अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं तुमसे सीधे मुंह से लड़ लूं। तू सच में कायर है? अगर हिम्मत नहीं है तो निकल ले। पार्थ कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन आयान बोल पड़ा, ठीक है, चलो करते हैं। आयान, पार्थ ने तुरंत चिल्लाकर कहा। पार्थ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। पहले आयान के बास्केटबॉल स्किल्स खराब थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसने चुपके से अपने स्किल्स कॉलम में बास्केटबॉल स्किल्स जोड़े और फिर 10 सुपर रिच पॉइंट्स खर्च करके इसे एक्सपर्ट लेवल तक अपग्रेड कर दिया। अपनी मैक्सिमम फिजिकल स्ट्रेंथ के बैकअप के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि आयान अब बास्केटबॉल में लगभग भगवान की तरह था। विक्रम ने जल्दी कहा, ये तुमने खुद कहा, आयान। बोला हुआ वचन वापस नहीं लिया जाता। हाँ, मैंने कहा। विक्रम, कैसे करना चाहते हो? आयान ने पूछा। जब ये एक मैच है तो बिना प्राइज कैसे चलेगा? जो हारेगा उसे कल लंच ब्रेक के दौरान कैंपस के ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाना होगा और सारे लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स के सामने चिल्लाना होगा, मैं कचरा हूं। इसके बाद हारने वाली साइड को ब्लू डायमंड होटल में माफी की दावत देनी होगी। क्या ख्याल है? ठीक है, ऐसा ही करते हैं, आयान ने बेफिक्री से जवाब दिया। आयान, हम। पार्थ कुछ कहना चाहता था, लेकिन आयान ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं पार्थ, तुम बस अपना बेस्ट दो। ठीक है, नियम होगा 3 बनाम 3 स्ट्रीट बास्केटबॉल। जो 10 गोल कर लेगा वो जीतेगा। नॉर्मल 3 पॉइंटर अब 2 पॉइंट्स काउंट होगा। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम में से कितने लोग खेलेंगे? 3 या 4? विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। हम सिर्फ 3 लोग खेलेंगे। ये तुमने चुना तो बाद में मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें बुली किया। आयान और विक्रम का 3 बनाम 3 स्ट्रीट बास्केटबॉल मैच होने वाला था। कुछ नोसी लोगों ने ये खबर फैला दी। अगर वो हार गए तो न सिर्फ उन्हें यूनिवर्सिटी के ब्रॉडकास्टिंग रूम में मैं कचरा हूं चिल्लाना पड़ेगा, बल्कि ब्लू डायमंड होटल में माफी की दावत भी देनी होगी। स्टैक्स बहुत हाई थे। अपमान के अलावा पैसे का भी नुकसान था। ब्लू डायमंड होटल में एक टेबल की कीमत कम से कम 10,000 होती। जल्दी ही पीयू यूनिवर्सिटी के जिम्नेजियम में ढेर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। कुछ स्टूडेंट्स तो क्लास छोड़कर ये देखने आए। जब आयान के क्लासमेट्स को ये पता चला, वो भी नेचुरली वहां पहुंच गए। कुछ आयान को चीयर करने आए और कुछ उसे बेइज्जत होते देखने। वाह, वो तो रिया है न, थरी कैंपस बेल्स में से एक। मुझे नहीं लगा था कि वो आएगी। सुना नहीं, रिया आयान को डेट कर रही है। नहीं, ऐसा कैसे? क्या मतलब ऐसा कैसे? मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें कैंपस से साथ में बाहर जाते देखा। क्या विक्रम रिया के पीछे नहीं पड़ा था? मुझे नहीं लगा था कि आयान उससे एक कदम आगे निकल जाएगा। नो वंडर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही भिड़ जाते हैं। सुना है विक्रम ने आयान की गर्लफ्रेंड सानवी को चुरा लिया था, इसलिए आयान ने विक्रम की गॉडेस रिया को पटा लिया, जिसे वो अब तक नहीं जीत पाया था। वाह, क्या बैड सा है। देखो, वो अवा नहीं है, किसी और ने चिल्लाकर कहा। हाँ, बिल्कुल, अब बस थरी कैंपस बेल्स में से लूना बाकी है। लगता है वो आएगी। शायद नहीं, लूना नोसी टाइप की नहीं है। दोनों साइड्स अब तैयार थीं। आयान की साइड पर पार्थ, विनीत और हेमंत थे। आयान अभी नहीं खेलेगा। वो पहले देखना चाहता था कि वो लोग कैसे खेलते हैं। विक्रम की साइड पर विक्रम, गोरिल्ला तेजस और विक्रम का एक अटेंडेंट था। रेफरी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का एक प्लेयर था। सीटी बजते ही मैच शुरू हो गया। पार्थ ने सबसे पहले बॉल सर्व की। पार्थ ने स्किलफुली बॉल ड्रिबल की और अपना शरीर झुकाया। बॉल उसकी टांगों के बीच से गुजरी, जबकि विक्रम उसके सामने खड़ा था।
फिर पार्थ ने स्पीड बढ़ाई। उसने दाहिने हाथ से बॉल ड्रिबल की और तेजी से दाहिनी ओर बढ़ा। विक्रम जल्दी से उसके पीछे गया ताकि उसे रोके। तभी पार्थ अचानक रुका और बाएं हाथ से बॉल ड्रिबल करके बाईं ओर चला गया। विक्रम उसे फॉलो नहीं कर पाया और पार्थ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया। जब पार्थ ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जंप करके बॉल को बास्केट में डालने की तैयारी की, एक विशालकाय फिगर उसके सामने आ गया। गोरिल्ला तेजस पार्थ के सामने कूद पड़ा। उसकी हाइट और वर्टिकल रीच के साथ पार्थ का शॉट पक्का ब्लॉक हो जाता। पार्थ ने समझदारी से रिएक्ट किया और मिड एयर में बॉल को हेमंत की ओर पास कर दिया, जो विंग पर वेट कर रहा था। हेमंत ने बॉल पकड़ी और चूंकि कोई उसे गार्ड नहीं कर रहा था, उसने आसानी से लेप किया और बॉल बास्केट में चली गई। टीम आयान 1 बनाम टीम विक्रम 0। सीन पर जोरदार तालियां गूंजी। कमाल का, शानदार शॉट, परफेक्ट। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। अब दूसरी बॉल की बारी थी। विक्रम ने पार्थ के सामने बॉल पकड़ रखी थी। जब उसने अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाए तो भीड़ चिल्लाने लगी। लेकिन जब वो बाईं ओर जाने का फेंट मारकर दाहिनी ओर दौड़ा, तो पार्थ ने उसे रोक लिया। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया और पार्थ के सामने कूदकर बॉल फेंकी। थप, बॉल बास्केट से टकराए और ऊपर उछल गई। जब सब रिबाउंड के लिए लड़ने जा रहे थे, एक हाथ ने उछली हुई बॉल को सीधे बास्केट में डाल दिया। गोरिल्ला तेजस की ताकत, जो यूनिवर्सिटी टीम का स्टार्टिंग मेंबर था, कोई मजाक नहीं थी। फिर उसने एक और रिबाउंड शॉट बनाया। वाह, क्या बैट्स है। चलो गोरिल्ला, एक और करो। सीन पर तरह तरह की चीखें सुनाई दे रही थीं। टीम आयान 1 बनाम टीम विक्रम 1। गोरिल्ला तेजस ने पहले पॉइंट से सबक लिया और अब पार्थ की वजह से पैसिव नहीं रहा। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहता और बेवजह नहीं कूदता। इस तरह पार्थ और बाकी लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसलिए वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर से शॉट मार रहे थे। लेकिन उस दिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कई बार शॉट मारे, लेकिन कोई भी बास्केट में नहीं गया। गोरिल्ला रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गार्ड कर रहा था, तो ये कहा जा सकता था कि विक्रम को अनलिमिटेड शॉट्स मारने का मौका मिल रहा था। भले ही उसका हिट रेट बहुत कम था, लेकिन रिबाउंड के लिए कोई न कोई था। चाहे ऑफेंसिव रिबाउंड हो या डिफेंसिव रिबाउंड, गोरिल्ला तेजस सब कुछ अकेले मैनेज कर लेता था। इसलिए विक्रम बिना किसी प्रेशर के शॉट मार रहा था। जल्दी ही स्कोर 2 बनाम 8 हो गया। टीम आयान के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, जबकि टीम विक्रम के पास 8 थे और बस 2 पॉइंट्स और चाहिए थे जीतने के लिए। अब आयान को खेलने का टाइम आ गया था। अगर वो अब नहीं खेलता, तो विक्रम अगर एक 3 पॉइंटर मार देता तो मैच खत्म हो जाता। आयान ने रेफरी को इशारा करके टाइम आउट मांगा। टाइम आउट के बाद पार्थ और बाकी लोग रेस्ट एरिया में लौट आए। सॉरी आयान, आज मेरे स्किल्स कुछ खास नहीं हैं। मैं बाहर से ढेर सारे शॉट्स मिस कर रहा हूं, पार्थ ने माफी मांगते हुए कहा। हम भी, हेमंत और विनीत ने भी कहा। कोई बात नहीं, मैंने ही ये मैच स्वीकार किया था। तुमने अपना बेस्ट दिया, ये काफी है। अब मैं खेलूंगा। कोई थक गया है, पहले ब्रेक ले सकता है। मैं लेता हूं, विनीत बोला। ठीक है विनीत, तुम पहले आराम करो। टाइम खत्म हुआ। आयान पार्थ और हेमंत के साथ कोर्ट पर गया। वाह, इन्होंने रिप्लेसमेंट लिया। ये वही लड़का है न, जिसने लेबर डे टैलेंट शो में बॉय गाया था। इसका नाम आयान है न? क्या ये बास्केटबॉल खेलना जानता है? नहीं, ये तो एकदम नोब है, दिनकर ने एक तरफ से कहा। लेबर डे टैलेंट शो के बाद से दिनकर आयान से चिढ़ा हुआ था। वो क्लास में एक अनजान गरीब लड़का था और अब अचानक पियानो प्रिंस बन गया। उसे अवा के साथ लाइमलाइट में होना चाहिए था, लेकिन आयान ने उससे ये छीन लिया। दिनकर के जवाब ने उनकी क्लास के ढेर सारे स्टूडेंट्स को गुस्सा दिला दिया। दिनकर, अपने क्लासमेट को चीयर नहीं करना, ये तो ठीक है, लेकिन तू उसका हौसला कैसे तोड़ सकता है? तू तो क्लास मॉनिटर है। हाँ, तू बस जल रहा है।
आयान तुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। उसने न सिर्फ गाना लिखा और कंपोज किया, बल्कि पियानो बजाते हुए गाया भी। तू उसका मुकाबला कैसे करेगा? क्लास की कुछ लड़कियों ने दिनकर को डांट दिया। अब आयान क्लास की ढेर सारी लड़कियों का आइडल बन चुका था। पहले वो आयान को नोटिस नहीं करती थी, लेकिन लेबर डे टैलेंट शो के बाद उन्होंने देखा कि आयान दिन ब दिन और हैंडसम होता जा रहा था। साथ ही वो बहुत क्लासी भी हो गया था। अब पीयू यूनिवर्सिटी में आयान के कुछ फैन बन चुके थे। अवा भी उत्सुकता से आयान को देख रही थी, जो कोर्ट पर जा रहा था। वो देखना चाहती थी कि आयान और क्या कर सकता है। रिया भी आयान को देखने आई थी। उसकी आंखों में प्यार भरी चमक थी। विक्रम ने आयान को कोर्ट पर जाते हुए देखा। आयान, कल दोपहर 12 बजे मत भूलना। मैं कचरे वाले आयान रायजदा का इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनूंगा। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। कौन किसका इंट्रोडक्शन सुनेगा ये तो बाद में पता चलेगा। क्या तुझे लगता है तू जीतेगा? तुझे लगता है तू कोर्ट पर आकर सिचुएशन बदल देगा? तूने अपनी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही ओवरएस्टिमेट कर लिया, विक्रम ने तंज कसते हुए कहा। मैच खत्म होने पर पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं। आयान ने जवाब नहीं दिया। उसे अपने स्किल्स से जवाब देना ज्यादा पसंद था। सिर्फ बोलने से क्या फायदा कि वो कितना अच्छा है। विक्रम जितना ज्यादा बोलेगा, हारने पर उसे उतना ही दर्द होगा। बॉल आयान की कोर्ट में थी। आयान 3 पॉइंट फील्ड पर खड़ा था और उसने बॉल पार्थ को पास की। फिर उसने पार्थ को इशारा किया कि बॉल उसे वापस पास करे। पार्थ बॉल ड्रिबल करके अटैक करने वाला था, लेकिन आयान का इशारा देखकर वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसने बॉल आयान को वापस पास कर दी। आयान ने बॉल पकड़ी और अपने दाहिने हाथ से बॉल को सिर के ऊपर उठाया। उसके सामने अभी विक्रम का अटेंडेंट था। जाहिर था कि उन्हें आयान की बिल्कुल चिंता नहीं थी। सीन पर 100 से ज्यादा लोग आयान से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वो देखना चाहते थे कि वो कैसे अटैक करेगा। फिर उन्होंने देखा कि आयान ने अपने दाहिने हाथ से बॉल को धक्का दिया और वो उड़ गई। क्या इसे खेलना आता है या नहीं? इसे लगता है कि बॉल ऐसे ही बास्केट में चली जाएगी। सीन पर मौजूद हर शख्स, कोर्ट पर मौजूद प्लेयर्स समेत, यही सोच रहा था। प्लेयर्स तो रिबाउंड छीनने के लिए बोर्ड के नीचे तक दौड़ गए, लेकिन 3 सेकंड बाद सब दंग रह गए। उन्होंने देखा कि बॉल बिना नेट को छुए बास्केट में चली गई। टीम आयान 4 बनाम टीम विक्रम 8। ये गया। यकीन नहीं होता। वाह, क्या ये चीटिंग थी। भले ही ढेर सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बॉल सचमुच बास्केट में गई थी। चलो आयान, आयान, ये तो कमाल था। फिर से करो। आयान के कुछ फैन आयान के लिए चिल्लाने लगे। अगला शॉट विक्रम की कोर्ट में था। आयान ने वॉलंटरी डिफेंड करने का फैसला किया, जबकि पार्थ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गोरिल्ला तेजस के सामने खड़ा हो गया। आयान, ये मत सोच कि तू लकी शॉट मारकर सिचुएशन बदल देगा। मैं तुझे दिखाता हूं कि असली बास्केटबॉल क्या होता है। विक्रम ने ये कहा और अपनी फैंसी ड्रिबलिंग शुरू कर दी। वो अब तरह तरह के फैंसी मूव्स दिखा रहा था। आयान अभी भी विक्रम के सामने खड़ा था और उसने कोई डिफेंस जेस्चर नहीं किया। आयान, तू मुझे उकसा रहा है। मैं तुझे इसका नतीजा दिखाता हूं। अचानक विक्रम ने स्पीड बढ़ाई और आयान की दाहिनी साइड से निकल गया। लेकिन आयान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। विक्रम खुश हो गया। जब वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचा, वो जंप करके शॉट मारने वाला था। बॉल कहाँ है? मेरी बॉल कहाँ गई? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा कि आयान 3 पॉइंट फील्ड पर अपने दाहिने हाथ में बॉल पकड़े हुए था। फिर उसने पहले जैसे ही मूवमेंट्स के साथ बॉल फेंकी। बॉल फिर से बिना नेट को छुए बास्केट में चली गई। टीम आयान 6 बनाम टीम विक्रम 8। अगर पहली बार लक था तो दूसरी बार क्या था? सीन पर हंगामा मच गया। वाह, क्या लीजेंड है। उसने विक्रम से बॉल कैसे छीनी? किसी ने देखा? मैंने नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने कुछ धुंधला हुआ और फिर विक्रम की बॉल चली गई। वाह, वो तो बहुत फास्ट था।
किसने कहा था कि आयान को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता? वो तो एक्सपर्ट है। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया और उसने बॉल पकड़ ली। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और न ही ज्यादा फैंसी मूव्स किए। उसने स्टेडी खेला और बॉल को कैजुअली ड्रिबल करने के बाद वो बॉल वापस लेना चाहता था ताकि गोरिल्ला को पास कर सके, जो रिबाउंड्स को कर लेता। लेकिन बॉल वापस लेने से पहले उसे एक हवा का झोंका महसूस हुआ और बॉल उसके हाथों से गायब हो गई। उसकी बॉल फिर से चुरा ली गई। आयान ने विक्रम की बॉल चुराई, 3 पॉइंट फील्ड को पार किया और पीछे मुड़कर कैजुअली बॉल को हूप की ओर फेंक दिया। इस तरह बॉल फिर से बिना नेट को छुए बास्केट में चली गई। टीम आयान 8 बनाम टीम विक्रम 8। इस पल सीन पर सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। ये तीसरा 3 पॉइंटर था जो बिना नेट को छुए बास्केट में गया। अब ये सिर्फ लक नहीं था। आयान पक्का एक एक्सपर्ट था जो डम बनकर अपने ओपोनेंट्स का फायदा उठा रहा था। विक्रम ने टाइम आउट मांगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर आयान एक और 3 पॉइंटर मार देता तो वो खत्म हो जाता। उसे अपनी टीम के साथ डिस्कस करना था कि आयान को कैसे रोका जाए। टीम आयान रेस्ट एरिया में थी। वाह आयान, तू तो हमसे इतना बड़ा राज छुपा रहा था। पार्थ ने हंसते हुए कहा। हाँ, तूने तो हमें चौंका दिया। हेमंत और विनीत ने भी हंसकर कहा। कोई बात नहीं, अब बस फोकस करो, हम ये मैच जीत सकते हैं। आयान ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, तुमने तो हमेशा हमारे साथ ऐसे हल्के फुल्के खेला था। क्या बात है, हमें छोटा समझ रहा था। पार्थ और बाकी गैंग भी आयान का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आयान इतना जबरदस्त प्लेयर है। हालांकि पार्थ को थोड़ा अंदाजा था कि आयान की पहचान कुछ रहस्यमयी है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो बास्केटबॉल में इतना कमाल कर सकता है। नहीं दोस्तों, मैं तो बस हाल ही में थोड़ा जागा हूं। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे कैसे समझाऊं? क्या मैं इन्हें बता दूं कि मुझे एक सुपर कूल सुपर रिच सिस्टम मिला है और मैं जो चाहूं उसमें पॉइंट्स डालकर सीख सकता हूं? क्या ये लोग मेरा यकीन करेंगे? रिया ऑडियंस में बैठी थी। वो आयान को ब्रेक लेते देख रही थी और अपने हाथ में पकड़ी वाटर बोतल उसे देने के लिए नीचे जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उसने देखा कि कई लड़कियां पहले ही आयान को पानी देने के लिए दौड़ पड़ीं। इसलिए वो गाल फुलाकर गुस्से में वहीं बैठ गई। आयान, तुम तो बहुत हैंडसम हो। लो, पानी पियो। एक लड़की कोर्ट पर दौड़कर आए और अपने हाथ की मिनरल वाटर बोतल आयान को दी। मेरा पियो, मेरा पियो। आयान कुछ जवाब दे पाता उससे पहले एक और बोतल उसकी ओर बढ़ा दी गई। आयान, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूं। क्या तुम मेरे लिए भी एक गाना लिख सकते हो? मैंने नाम भी सोच लिया है, बस इसे गल कह देना। आयान को जल्दी ही कई लड़कियों ने घेर लिया। विक्रम की साइड पर सिर्फ कुछ लड़के बैठे थे। वहां पानी देने वाला एक भी इंसान नहीं आया। भले ही विक्रम अमीर था और एक पक्का रईस से ज्यादा था, लेकिन उसकी रेप्यूटेशन कुछ खास नहीं थी। वो एक प्लेबॉय था जो हमेशा अपनी ताकत का रौब झाड़ता रहता था। आयान को इतना पॉपुलर देखकर विक्रम का मूड खराब हो गया। वो जल्दी से अपने 2 टीममेट्स के साथ कोर्ट पर आया और रेफरी को इशारा किया कि गेम शुरू करो। गेम फिर से शुरू हुआ। विक्रम ने 3 पॉइंट फील्ड से बॉल सर्व की। गोरिल्ला तेजस अब बास्केट के नीचे नहीं रुका और सीधा बाहर निकलकर विक्रम का पास लेने चला गया। फिर उसने अपनी बॉडी झुकाई, दाहिने हाथ से बॉल ड्रिबल की और सीधे बास्केट में शॉट मारने की तैयारी की। अपनी हाइट और वजन के साथ एक बार बास्केट के नीचे पहुंच गया तो शॉट पक्का था। पार्थ धीरे धीरे तेजस के धक्के से बास्केट के नीचे खिसकता जा रहा था। उसके पास कोई अच्छा उपाय नहीं था। उसकी बॉडी और ताकत बहुत कमजोर थी, तो वो बस डेस्परेटली रेजिस्ट कर रहा था। लेकिन ये बेकार था और वो जल्दी ही बास्केट के नीचे धकेल दिया गया। तेजस ने जोर से जंप किया, अपने दाहिने हाथ से बॉल पकड़ी और डंक करने की तैयारी की। वो पार्थ को बीच में रखकर डंक करने वाला था। कमाल का शॉट, विक्रम चिल्लाया। ये शॉट पक्का था।
गोरिल्ला तेजस शिमला यूनिवर्सिटी में बास्केट के नीचे का बादशाह था, उसका कोई सानी नहीं था। जब तेजस बास्केटबॉल डंक करने ही वाला था, तभी एक फिगर अचानक उसके सामने आया और उसने बॉल को उसके हाथ से थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। थप्पड़, बॉल उड़ गई। ये अचानक सामने आया फिगर आयान था। वो इस पूरे टाइम एक साइड से तेजस की हरकतों पर नजर रखे हुए था। वो बस आखिरी मोमेंट पर ब्लॉक करने का इंतजार कर रहा था। शिमला यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का स्टार्टिंग मेंबर तेजस गोरिल्ला ठाकुर ब्लॉक हो गया। इसके बाद सीन पर मौजूद वो स्टूडेंट्स जो बास्केटबॉल समझते थे और बैठे नहीं रह सके। जो लोग बस मजा लेने आए थे, उन्हें बास्केटबॉल का कुछ नहीं पता था और उन्हें नहीं पता था कि गोरिल्ला तेजस के खिलाफ ये ब्लॉक शॉट का मतलब क्या है। वाह, तेजस का जबरदस्त डंक आयान ने ब्लॉक कर दिया। क्या मैं गलत देख रहा हूं? ये तो गजब है। यकीन नहीं होता। वो गोरिल्ला तेजस है। लगभग 200 सेमी लंबा लेकिन 180 सेमी के आयान ने उसका शॉट ब्लॉक कर दिया। जिम्नेजियम में चर्चा की आवाजें गूंजने लगीं। जब आयान ने लगातार 3 थ्री पॉइंटर्स मारे थे, तो लोग इतने शॉक नहीं हुए थे। उसने बस उन लोगों में हंगामा मचाया था जो मजा लेने आए थे। लेकिन ये ब्लॉक शॉट हैरान करने वाला था। उसने तेजस से सीधा टक्कर लेने की हिम्मत की और उसका शॉट भी ब्लॉक कर दिया। आयान तो गजब का है। अब जिम्नेजियम में और जोरदार चीयरिंग की आवाजें गूंजने लगीं। चलो आयान, आयान, आई लव यू। तरह तरह की चीखें एक साथ सुनाई दे रही थीं। विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे उसने गोबर खा लिया हो। तेजस जब लैंड हुआ, वो अभी भी वहां हक्का बक्का खड़ा था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसे ब्लॉक किया गया, वो भी शिमला यूनिवर्सिटी में। उसे दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ कंपटीशन में भी कभी ऐसा ब्लॉक नहीं किया गया था। ये उसके बास्केटबॉल करियर में अपमान था। तेजस ने अपने सामने खड़े आयान को देखा, जो उससे एक सिर छोटा था। फिर उसने कोर्ट पर आने के बाद पहला वाक्य बोला, आयान, तू तो कमाल का है। लेकिन जाहिर था कि उसने ये अनंत गुस्से के साथ कहा। आयान ने कंधे उचकाए और कहा, तू भी बुरा नहीं है। फिर वो 3 पॉइंट फील्ड पर बॉल पकड़ने के लिए दौड़ा, तेजस को वहां काला पड़ता चेहरा लिए खड़ा छोड़कर, जो धीरे धीरे पीला हो गया। जब बॉल तेजस के हाथ से थप्पड़ मारकर उड़ी थी, वो संयोग से हेमंत के पास जा गिरी थी। फिर आयान ने हेमंत की पास की हुई बॉल पकड़ ली। विक्रम तुरंत आयान पर दबाव डालने आया ताकि वो दूसरा शॉट न मार सके। आयान बाएं दाएं हिला, लेकिन विक्रम अभी भी उसके पीछे पीछे था। हकीकत में आयान चाहता तो शॉट मार सकता था, क्योंकि विक्रम उसके लिए कोई रुकावट नहीं था। लेकिन उसे लगा कि ऐसे जीतना न तो शानदार होगा और न ही शौकन। डंक तो बस डंक है ना, मुझे भी तो आता है। आयान ने बॉल पार्थ को पास की और फिर तेजी से मुड़कर विक्रम को पास कर गया। इस मोमेंट पर पार्थ ने बॉल वापस आयान को पास कर दी। विक्रम के सामने से हट जाने के बाद आयान तेजी से बॉल ड्रिबल करते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दौड़ा। वाह, आयान ये क्या कर रहा है? उसके 3 पॉइंटर्स तो गजब के एक्यूरेट हैं। एक और 3 पॉइंटर मार देगा तो जीत जाएंगे। वो एरिया में क्यों दौड़ रहा है? कौन जाने, शायद वो डंक करना चाहता है। मजाक कर रहे हो? तेजस अभी भी वहां है। कौन उस पर डंक करने की हिम्मत करेगा? अभी अभी तेजस को आयान ने ब्लॉक किया था, तो अब क्या नामुमकिन है? वो तो एक एक्सीडेंट था। ऑडियंस की चर्चा का आयान पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो एरिया में पहुंचा और एक चील की तरह उछला। इसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ को, जिसमें बॉल थी, अपने सिर के पीछे तक खींच लिया। वाह, वो तो टॉमहॉक डंक करने जा रहा था। जिम्नेजियम में हर कोई आयान को गौर से देख रहा था। तेजस ने देखा कि आयान अंदर दौड़ा और उछला। वो तेजस के ऊपर डंक करना चाहता था। तेजस ऐसा कैसे होने दे सकता था? अभी अभी आयान ने उसे ब्लॉक करके अपमानित किया था, और अगर अब वो तेजस के ऊपर टॉमहॉक डंक कर देता, तो शिमला हाई का नंबर 1 सेंटर पूरी तरह से बेइज्जत हो जाता।
जब आयान ने उछलकर बॉल डंक की, तेजस भी तुरंत उछला और ठीक वैसे ही जैसे आयान ने उसे ब्लॉक किया था, उसने आयान के हाथ से बॉल को थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। थप्पड़, लेकिन इस बार बॉल पहले की तरह उड़कर नहीं गई, बल्कि बॉल अब हवा में दो हाथों के बीच फंस गई थी। ढेर सारे लोगों ने अपने फोन से इस सीन को कैप्चर किया। ये था एक एक्सट्रीम कॉन्फ्रंटेशन। आयान ने अपने सामने तेजस को देखा। हकीकत में वो जरा भी ताकत नहीं लगा रहा था। अगर उसके सामने 10 तेजस भी होते तो वो डरता नहीं। उसने अपने दाहिने हाथ से, जिसमें बॉल थी, थोड़ी ताकत लगाई। तेजस अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। आयान के दाहिने हाथ ने बॉल को धक्का दिया और बॉल तेजस के दाहिने हाथ को पार करके बास्केट में चली गई। स्लैम! बास्केटबॉल जोर से बास्केट में डंक हो गई। तेजस ने अपना हाथ वापस खींच लिया जब उसका पिछले हिस्सा बास्केट से टकराया। उसे पता था कि उसकी मौजूदा ताकत से वो आयान के डंक को नहीं रोक सकता। अगर उसने हाथ नहीं हटाया होता, तो आयान अगर उसका हाथ बास्केट पर दे मारता तो उसका हाथ टूट सकता था। उसे नहीं लगा था कि आयान इतना ताकतवर है। इस मोमेंट पर आयान की बॉडी ने उसकी बॉडी को टच किया। तेजस को बस एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई और वो अनकंट्रोल्डली पीछे उड़ गया। लैंड करने के बाद वो खड़ा नहीं रह सका और जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ आयान स्टेडीली लैंड हुआ। वहां मौजूद हर शख्स हैरान से परे था। ऑडियंस शॉक्ड थी। आयान ने सचमुच तेजस को उड़ा दिया। सबको यकीन नहीं हो रहा था। आयान सिर्फ 180 सेमी लंबा था और उसका वजन 60 किलो से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उसने तेजस को, जो करीब 200 सेमी लंबा और 150 किलो वजनी था, उड़ा दिया। ये तो हर किसी की इमेजिनेशन को तोड़ देने वाला था। जमीन पर लेटा तेजस भी थोड़ा हक्का बक्का था। ब्लॉक होना एक बात थी, लेकिन उसे उड़ा दिया गया। अब उसके पास उठने की हिम्मत नहीं थी। एक साइड पर विक्रम की भी आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसका चेहरा हैरानी से भरा था। ऑडियंस में डेफनिंग चीयर्स फट पड़े। पियानो प्रिंस कहलाने के बाद आयान को अब एक नया टाइटल मिल गया, बास्केटबॉल प्रिंस। अब ये साफ था कि अगला शॉट कौन को करने वाला था। आयान ने बॉल पकड़ी और एक डैशिंग बैक टू द बास्केट शॉट मारा। बॉल बिना नेट को छुए बास्केट में चली गई। टीम आयान 10 बनाम टीम विक्रम 8। क्या आयान को शॉट मारते वक्त बास्केट की ओर देखने की भी जरूरत नहीं थी? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसके टोटल 4 थ्री पॉइंटर्स और एक टॉमहॉक डंक थे। सबके सब गए। सबसे समझ न आने वाली बात थी कि आखिरी थ्री पॉइंटर मारते वक्त उसने बास्केट की ओर देखा भी नहीं। गेम खत्म हो गया। आयान का नाम एक बार फिर शिमला यूनिवर्सिटी में गूंज उठा। शाम को विक्रम ने ब्लू डायमंड होटल में सबसे सस्ता डिशेज का टेबल बुक किया। आयान और उसके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए कुछ भी खाने को मिले वो ठीक था। अगले दिन दोपहर को विक्रम ब्रॉडकास्टिंग रूम में गया और मैं कचरा हूं चिल्लाया, जिससे कैंपस के सारे स्टूडेंट्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए। विक्रम पूरी तरह से बेइज्जत हो गया। जाहिर है अब वो आयान से और भी नफरत करने लगा। वो लगातार सोचने लगा कि आयान से बदला कैसे लिया जाए। अगले कुछ दिन शांति से बीत गए। 2 दिन पलक झपकते बीत गए। इस वीकेंड आयान ने तारा से वादा किया था कि वो उसके साथ वापस जाएगा। जब उसने वादा किया था तो वो अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाला था। गुरुवार को आयान क्लास में था जब उसे रिया का मैसेज मिला। रिया, आयान कल फ्री हो? मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। आयान ने सोचा और चूंकि उसके पास कोई काम नहीं था, उसने फैसला किया कि वो जाएगा। उसे एक गॉडेस का इनविटेशन रिजेक्ट करना अजीब लगता था, इसलिए उसने जवाब दिया, आयान ठीक है, मुझे वेन्यू बता दो, मैं कल वहां पहुंच जाऊंगा। रिया, तुमने वादा किया, अब मुकरना नहीं। मैं कल तुम्हें जगह बताऊंगी। आयान ठीक है। अगले दिन आयान को रिया का कॉल आया। उसने उसे फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर के पास एक रेस्तरां में बुलाया। चूंकि फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर हर्ष नगर में सबसे बड़ा था,
इसके आसपास ढेर सारे रेस्तरां थे। खाना खाने के बाद तुरंत मस्ती करने जा सकते थे। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। आयान ने अपनी बुगाटी वेरॉन फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर तक चलाए और एंट्रेंस पर पार्क की। जब वो रेस्तरां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां ढेर सारे लोग थे। 3 बड़े टेबल थे जिनमें कम से कम 20 लोग थे। विक्रम और बाकी प्लेबॉय भी वहां थे। आयान, कुछ दिन पहले मैंने तुझे शानदार खाना खिलाया था, आज फिर फ्री खाना खाने आ गया। विक्रम ने आयान को ताने मारने का मौका नहीं छोड़ा। विक्रम, क्या तुम्हें 2 दिन पहले की हार अभी भी हजम नहीं हुई? क्यों न हम एक टाइम फिक्स करें और फिर से रीमैच करें? आयान, हम कैंपस पर नहीं हैं, तो कौन तुझसे फिर से बास्केटबॉल मैच खेलना चाहता है? और आज रिया का बर्थडे है, तू तो गिफ्ट भी नहीं लाया। अगर तू फ्री खाना खाने नहीं आया तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? आयान को बिल्कुल नहीं पता था कि आज रिया का बर्थडे है। अगर उसे पहले पता होता तो वो नहीं आता, क्योंकि वो विक्रम जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था। वैसे भी उसे ये लोग जानते तक नहीं थे। बस करो, लड़ना बंद करो। आज मेरा बर्थडे है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बैठो और खाना खाओ, रिया ने बोला और विक्रम ने आयान को ताने मारना बंद कर दिया। सब लोग, मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक यू। यहाँ मौजूद हर शख्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शिमला यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मैं पहले अपनी ड्रिंक खत्म करती हूँ अपनी इज्जत दिखाने के लिए। ये कहकर रिया ने अपना मग उठाया और सारी बियर पी गई। सीन पर मौजूद हर शख्स ने भी अपने मग उठाकर थोड़ा पिया। सब लोग, खाना शुरू करो। यहाँ खत्म करने के बाद और एंटरटेनमेंट आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन इस खाने के दौरान विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चूंकि आयान शिमला यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट सुपरस्टार था, जाहिर तौर पर उसके आसपास ढेर सारी लड़कियां थीं। ढेर सारी लड़कियां उसके पास टोस्ट प्रपोज करने आ रही थीं और आयान उन्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, तो वो सबके साथ ड्रिंक कर रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी। पहले आयान की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम थी और वो 2 बोतल बियर के बाद ढेर हो जाता था, लिकर तो छूता भी नहीं था। लेकिन आज उसने इतनी सारी शराब पी ली, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। क्या ये उसकी बॉडी के बेहतर होने का फायदा था? क्या वो अब अल्कोहल से इम्यून हो गया था? डिनर के बाद रिया के 2 प्रोटेक्टर्स विक्रम और जतिन सबको फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर के एक प्राइवेट रूम में ले गए। उन्होंने ये जगह पहले से रिजर्व कर रखी थी। आयान जाना चाहता था, लेकिन रिया उस पर खास ध्यान दे रही थी, तो उसे जाने का मौका नहीं मिला। प्राइवेट रूम में घुसते ही उसने एक विशालकाय केक देखा जिसमें 21 लेयर्स थीं और वो लगभग इंसान जितना लंबा था। आज रिया का 21वां बर्थडे था। वाह, क्या गजब का केक है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। कितना रोमांटिक है। लड़कियां तारीफ में चिल्ला रही थीं। कैसा है रिया, मैंने ये केक खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया, विक्रम ने कहा। थैंक यू विक्रम, रिया ने आभार जताया। मैंने भी। इस प्राइवेट रूम को बुक करने में मैंने ढेर सारा टाइम और मेहनत लगाए। फुलर गोल्डन सैंड्स हर्ष नगर का बेस्ट एंटरटेनमेंट सेंटर है और बिना कनेक्शंस के इतना बड़ा प्राइवेट रूम बुक नहीं हो सकता। रिया का दूसरा प्रोटेक्टर जतिन अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट लेते हुए बोला। थैंक यू सो मच जतिन। रिया ने जल्दी से उससे भी थैंक्स कहा। अब विश करो। रिया ने अपनी आंखें बंद की और विश करने लगी। चूंकि उन्होंने अभी अभी डिनर किया था, रिया ने विश करने के बाद केक को एक साइड पर रखवा दिया। सबके फिर से भूखे होने के बाद ही वो इसे खाएंगे। इस मोमेंट पर विक्रम ने एक बॉक्स निकाला और उसे रिया के सामने रखा। उसने कहा, रिया, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। उम्मीद है तुम इसे स्वीकार करोगी। रिया ने बॉक्स लिया। रिया, खोलो, देखें तो विक्रम ने तुम्हें क्या दिया। हाँ, खोलो। विक्रम के स्टेटस के साथ हम उत्सुक हैं कि उसने तुम्हें क्या दिया। कुछ लड़कियों के उकसाने के बाद रिया ने बॉक्स खोला।
फिर उन्होंने देखा कि बॉक्स में एक क्रिस्टल नेकलेस शांति से पड़ा था। रिया, मैंने ये नेकलेस खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना। तुम्हें पसंद आया? विक्रम ने पूछा। रिया ने क्रिस्टल नेकलेस निकाला और बॉक्स से एक रसीद नीचे गिर गई। विक्रम ने ये जानबूझकर किया था। वो चाहता था कि सब लोग इस क्रिस्टल नेकलेस की वैल्यू देखें ताकि सब जलन महसूस करें। वाह, ये क्रिस्टल नेकलेस 2.8 लाख रुपये का है। इतना महंगा? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। वाह, सच में। विक्रम, तू तो बहुत उदार है। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि विक्रम इतनी आसानी से 2 लाख का नेकलेस दे सकता है। विक्रम अपने आप से खुश था। इस बार उसने इतने पैसे खर्च किए। सानवी ने पिछले 2 दिन से उससे बात करना बंद कर दिया था और उसने उसे ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदकर भी मना नहीं पाया था। आखिर में विक्रम को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उसे 50,000 रुपये दिए ताकि वो बच्चा अबॉर्ट कर ले। इसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। विक्रम ने उसका मजा ले लिया था। शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद अब अगले टारगेट की बारी थी। अब उसका ध्यान फिर से रिया पर था। रिया एक ऐसा फूल थी जिसकी खुशबू हर कोई सूंघ सकता था, लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं पाया था, तो उसकी उंगलियां खुजली कर रही थीं। साथ ही उसने रिया पर टोटल में कुछ मिलियन खर्च किए थे, तो वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे रिया को हर हाल में जीतना था। कुछ मिलियन उसके जैसे रईसजादे के लिए छोटी रकम नहीं थी। चूंकि हाल में उसकी जेब थोड़ी तंग थी, उसे अपने पेरेंट्स से तरह तरह के बहाने बनाकर ये पैसे लेने पड़े थे। इस मोमेंट पर जतिन बोला, नेकलेस यार, थोड़ा सस्ता नहीं है? रिया, देख मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं। ये कहकर जतिन ने एक नाजुक बॉक्स निकाला और रिया को दे दिया। जब रिया ने बॉक्स खोला तो उसने अंदर एक BMW की चाबी देखी। क्या वो उसे कार दे रहा था? रिया की रूममेट्स और फ्रेंड्स उससे इतनी जलन महसूस कर रही थीं। अगर वो उनके बदले कार रिसीव करती तो शायद वो आज रात ही जतिन के साथ बेड पर चली जाती। रिया, तुम्हें जो मैंने पहले दी थी वो तुम्हें पसंद नहीं आई, तो अब मैंने एक और बेहतर वाली ली है। ये एक कन्वर्टेबल BMW Z4 है जो पिछली वाली से कहीं बेहतर है। एक साइड पर जतिन ने विक्रम की लाइमलाइट चुरा ली और उसने गुस्से में कहा, यार तूने पिछली बार क्या कहा था? तूने कहा था कि मेरे 30 लाख रुपए लेने के बाद तू रिया के लिए मुझसे कंपटीशन नहीं करेगा। अब तू अपने वचन से मुकर रहा है। विक्रम ने तुरंत रैंक 1 के लिए अपनी और जतिन की लड़ाई और उस दिन के वादे को एक्सपोज कर दिया। क्या जतिन ने विक्रम से 30 लाख रुपए लिए और वादा किया कि वो रिया को नहीं पटाएगा? ये क्या माजरा है? क्या वो रईस से ज्यादा नहीं था? वो विक्रम के पैसे इस तरह क्यों लेगा? लगता है वो नकली रईस था। तो अब विक्रम उससे कहीं बेहतर लग रहा था। उनके आसपास की चर्चा ने जतिन का चेहरा काला और फिर पीला कर दिया। उसे नहीं लगा था कि विक्रम ये बात सबके सामने खोल देगा। इससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यार, तूने रैंकिंग वाली बात सबके सामने कैसे बोल दी? तूने कहा था कि तुझे डर है कि तू मुझसे नहीं जीत पाएगा, तो तूने मुझे 30 लाख रुपये दिए। आखिर में मैंने छोड़ दिया और तुझे रैंक 1 भी नहीं मिला। कितनी शर्मिंदगी की बात है। जतिन ने पलटवार किया। तूने मेरे पैसे लिए। अगर तू मर्द है तो अपने वचन पर कायम रह, वरना मान ले कि तू मर्द नहीं है। मैंने मान लिया कि मैं तुझसे रिया के लिए कंपटीशन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अब एक्शन नहीं लेता तो रिया उस गरीब आयान के हाथों चली जाएगी। क्या तूने उन्हें साथ में डिनर करते नहीं देखा? ये सब तेरी नाकामी की वजह से है। मैं आयान से कंपटीशन कर रहा हूं, तुझसे नहीं। मैंने तुझे कभी अपना कॉम्पिटिटर माना ही नहीं। तू विक्रम को इस जवाब के बाद कुछ कहने को नहीं सूझा। आयान कंफ्यूज था। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं अचानक क्यों कोलेटरल डैमेज का शिकार हो रहा हूं? आखिरकार उसे समझ आया, ये दोनों बेवकूफ एक जैसे थे। बस करो, लड़ना बंद करो। आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम कम से कम मेरी इज्जत कर सकते हो? रिया बोली।
रिया के बोलने पर दोनों ने झगड़ा बंद कर दिया। फिर रिया ने कहा, पहले तो मैं तुम दोनों को थैंक्स करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे गिफ्ट्स बहुत महंगे हैं और मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। प्लीज इन्हें वापस ले लो। मुझे माफ करो रिया, मैंने ये गिफ्ट दिल से तुम्हें दिया है, कोई प्रेशर मत लो। रिया, मैं भी, दोनों ने जल्दी से जवाब दिया। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ गिफ्ट्स लेने के लिए नहीं बुलाया, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखने के लिए थैंक्स करना चाहती थी। साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई पसंद है, तो प्लीज मुझे अब गिफ्ट्स मत दो, हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स रह सकते हैं, ठीक है? रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। ये आइडिया उसने बहुत सोच विचार के बाद निकाला था। रैंकिंग वाली बात के बाद आयान, विक्रम और जतिन ने उसे 10 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू के गिफ्ट्स दिए थे। उसके अलॉटमेंट से उसे करीब 70 लाख रुपये मिले, तो वो पैसे लेकर घर गई और अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा। फिर उसने अपने पेरेंट्स के लिए कारें खरीदी और उन्हें 10-10 लाख रुपये दिए। अब उसके पास 30 लाख बचे थे। उसका शुरुआती मकसद अपने पेरेंट्स को बेहतर जिंदगी देना था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी सच हो जाएगा। अब उसे पैसे की ज्यादा चाहत नहीं थी और वो विक्रम और जतिन के बीच फंसना नहीं चाहती थी। आग से खेलने वाले आखिर में जल जाते हैं। उसे डर था कि एक दिन वो लोग होश में आएंगे और उससे बदला लेंगे। आखिरकार वो एक नॉर्मल परिवार की लड़की थी। अगर वो लोग सचमुच उसके साथ रफ हो गए तो वो इसका सामना नहीं कर पाएगी। तो उसने अपने बर्थडे को मौके के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि उनसे साफ साफ बात कर सके। साथ ही वो आयान को भी दिखा रही थी कि वो उसे पसंद करती है। रिया, तुम मजाक कर रही हो ना? विक्रम ने थोड़ा हक्का बक्का होकर पूछा। रिया, ऐसे मजाक मत करो, मेरा कमजोर दिल इतना बड़ा झटका नहीं झेल पाएगा, जतिन बोला। जाहिर था कि वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके आसपास के लोग हैरान थे। रिया ने जतिन और विक्रम के लाखों रुपए के गिफ्ट्स रिजेक्ट कर दिए और वो उनके साथ बाउंड्रीज भी सेट करना चाहती थी। क्या रिया के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? कैंपस की ढेर सारी लड़कियां उससे जलती थीं क्योंकि उसके पीछे 2 प्रोटेक्टर्स पड़े थे। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। क्या हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स रह सकते हैं? रिया ने धीरे से पूछा। विक्रम और जतिन ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अनकन्विंस्ड लुक देख सकते थे। चूंकि रिया ने इतने लोगों के सामने ये कहा था, उन्हें यकीन था कि वो मजाक नहीं कर रही थी। अब उन्हें आखिरकार समझ आया। वो बस बैकअप ऑप्शंस और सिम्प्स थे। वो इतने टाइम से रिया के लिए सिम्पिंग कर रहे थे, लेकिन कोई और उनसे एक कदम आगे निकल गया। जतिन को उतना बुरा नहीं लगा। आखिरकार वो इस फाइट में विक्रम के मुकाबले हमेशा कमजोर पोजीशन में था, तो उसने उस पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए थे। इसके उलट विक्रम की बात अलग थी। उसने उस पर मिलियंस खर्च किए थे और अब वो पैसे बर्बाद हो रहे थे। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके चेहरे की शक्ल भी थोड़ी बिगड़ गई थी। रिया, बता, वो शख्स कौन है? मैं उसे खत्म कर दूंगा, विक्रम ने गुस्से में कहा। विक्रम, प्लीज ऐसा मत करो, हम अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं, रिया ने रिक्वेस्ट की। उसे डर था कि विक्रम उसे उलझाएगा और हार नहीं मानेगा। साथ ही उसे पता था कि वो गलत थी। उसने उस पर इतने पैसे खर्च किए और अब वो उसे डंप करना चाहती थी। रिया, इस बात को घुमा फिराकर मत ले जाओ। मैं तुझे बता दूं, मैंने तुझ पर इतने पैसे खर्च किए और अब तू मुझे लात मारना चाहती है। सोचना भी मत, मैं क्या करूं कि तू मुझे छोड़ दे? रिया ने पूछा। जाहिर है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं। अगर तू मेरे साथ 1 महीना रही तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कभी नहीं, रिया ने बिना सोचे जवाब दिया। तो फिर बात खत्म। मैं तुझे बता दूं, रिया, हर्षनगर में मुझसे बचकर निकलने का सोचना भी मत। तू मेरी होगी। मैं, विक्रम, कभी किसी लड़की को पाने में फेल नहीं हुआ, विक्रम ने रिया को आक्रामक तरीके से कहा। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था।
चूंकि अब बात बिगड़ गई थी, विक्रम ने ढोंग करना बंद कर दिया और अपना असली रूप दिखा दिया। मैं भी। रिया, तू इतनी क्रूर बन रही है तो हमें दोष मत दे। मैंने भी तुझ पर ढेर सारे पैसे खर्च किए हैं। अगर तू मुझसे छुटकारा पाना चाहती है तो तुझे मेरे साथ आधा महीना रहना होगा, वरना मैं यार विक्रम के साथ मिलकर हर्षनगर में तेरा जीना हराम कर दूंगा, जतिन ने भी चिल्लाकर कहा। रिया हेल्पलेसली वहीं खड़ी थी। उसे पता था कि ये मामला इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि विक्रम और जतिन ऐसा कुछ कहेंगे। उनके आसपास के लोग महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है। वो सब रिया के फ्रेंड्स थे, तो जाहिर तौर पर वो रिया की साइड ले रहे थे। विक्रम, जतिन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, कोई गड़बड़ मत करना, वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे, रिया की एक रूममेट ने कहा। हाँ, कुछ गड़बड़ मत करना। हम यूनिवर्सिटी को भी रिपोर्ट करेंगे और तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा, एक और ने चिल्लाकर कहा। भागो यहां से, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। विक्रम ने अभी अभी बात करने वाली लड़कियों पर चिल्लाया। वो लड़की शॉक्ड थी। उसे नहीं लगा था कि विक्रम पूरी तरह से बदल जाएगा। अब उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। विक्रम और जतिन हर्षनगर के लोकल रईस परिवारों के बच्चे थे। रिया रोने लगी। आखिरकार वो एक लड़की थी, तो ऐसी धमकियों के बाद वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। रिया, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तू ये मामला सेटल करना चाहती है तो तुझे हमारे साथ 1.5 महीना रहना होगा। इसके बाद हम वादा करते हैं कि हम तुझे फिर कभी तंग नहीं करेंगे, वरना हम हर्षनगर में तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। सोच ले, विक्रम ने धमकाना जारी रखा। रिया ने रोते हुए आयान की ओर देखा। इस वक्त आयान ही एकमात्र शख्स था जो उसकी मदद कर सकता था। उसे पता था कि आयान कौन है। ब्लू डायमंड होटल का सीक्रेट बॉस कोई आम इंसान नहीं था। कम से कम जतिन और विक्रम के परिवार का बैकग्राउंड उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आयान अब और ये सब नहीं देख सकता था। लोगों, एक लड़की को इस तरह धमकाना क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आयान ने एक साइड से हल्के से कहा। इन दोनों लड़कों ने उसे अपनी कजिन लिली की चंद्रा नगर वाली मुलाकात की याद दिला दी। अगर आज कोई रिया की मदद नहीं करता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। आयान, ये तेरा मसला नहीं है। बेहतर होगा कि तू चुप रहे। तू हीरो बनकर डैमजल इन डिस्ट्रेस को नहीं बचा सकता, विक्रम ने आयान से कहा। मैं शायद हीरो न बनूं, लेकिन मैं अब और ये सब नहीं देख सकता। तो क्या तू क्या कर सकता है? विक्रम ने तंज कसते हुए पूछा। जब आयान कुछ बोलने वाला था, प्राइवेट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला। एक सिर अंदर झांका और रूम की सिचुएशन को स्कैन किया। जब उसने आयान को देखा, उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। आयान, तू यहाँ है। मैंने बाहर तेरी गाड़ी देखी थी, तो मुझे पता था कि तू यहीं होगा। इतने सारे प्राइवेट रूम्स चेक करने के बाद आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। एक डेलिनिक्वेंट जिसके बाल एफ्रो स्टाइल में थे, बड़े बड़े इयररिंग्स थे और चटक मेकअप था, अंदर आए और बोली। उसके पीछे 5-6 लोग थे जो उसी स्टाइल में ड्रेस्ड थे। वो सब 16 या 17 साल के लग रहे थे। स्नेहा, ये कौन है? तू इसे क्यों ढूंढ रही है? स्नेहा के पीछे के लोगों ने पूछा। ये मेरा भाई है, स्नेहा ने जवाब दिया। तेरा भाई? मुझे कैसे नहीं पता कि तेरा ऐसा भाई है? तुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए भाई की तरह है। दोनों अभी भी बात कर रहे थे। विक्रम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अभी भी गुस्से में था जब ये डेलिनिक्वेंट्स वहां पहुंचे। ये बेवकूफ बच्चे कहां से आ गए? किसने कहा कि तुम अंदर आ सकते हो? अभी निकलो, विक्रम चिल्लाया। स्नेहा कंफ्यूज थी और उसने अपनी तर्जनी उंगली से अपनी नाक की ओर इशारा किया। फिर उसने पूछा, तू मेरे बारे में बोल रहा है? तेरे अलावा और कौन? अभी निकल, वरना मैं तेरे परिवार के बड़ों की ओर से तुझे सबक सिखाऊंगा। तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? स्नेहा ने उत्सुकता से पूछा। तू कौन है? मुझे क्यों पता होना चाहिए?
अगर मैं तुझ जैसे किसी को जानता तो कब का तुझे पीट चुका होता। देख तुझे इतनी छोटी उम्र में ये क्या पहन रखा है। तू गुंडी लग रही है। तेरे पेरेंट्स ने तुझे कैसे पाला? या शायद तेरे पास पेरेंट्स हैं लेकिन उनके पास तुझे सिखाने का टाइम नहीं है। विक्रम ने तंज कसते हुए पूछा। स्नेहा ने आयान की ओर देखा और पूछा, आयान, ये तेरा दोस्त है? नहीं, आयान ने एक शब्द में जवाब दिया। तो फिर आसान है, स्नेहा बोली। फिर उसने विक्रम से पूछा, तू तो बहुत कमाल का है। तेरा नाम क्या है? स्नेहा कहना चाहती थी कि विक्रम बहुत गजब का बेडसा है, लेकिन चूंकि आयान वहां था उसने अपने शब्द बदल लिए। मेरा नाम? तू इसके लायक नहीं है। मैंने अभी तक तेरा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम? तुम में से कोई उसे बता, स्नेहा ने कहा। स्नेहा के पीछे से एक शख्स निकला और उसकी ओर इशारा करके बोला, इनका नाम है स्नेहा सिंह, हर्षनगर के सिंह परिवार की दूसरी बेटी। तुम्हें हर्षनगर का सिंह परिवार पता है? मुझे लगता है हर्षनगर में सिर्फ एक ही सिंह परिवार है। उस शख्स ने बात खत्म की और अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस चला गया और विक्रम को मजाक उड़ाते हुए देखने लगा। इसने सिंह परिवार की दूसरी बेटी को डांटा। अब मजा आएगा। स्नेहा सिंह, सिंह परिवार की दूसरी बेटी। जतिन को लगा कि उसका दिमाग भन्नाने लगा। वो सबसे पहले होश में आया। शुरुआत में वो विक्रम की साइड ले रहा था, लेकिन अब वो कुछ कदम पीछे हटकर बाकी भीड़ के साथ खड़ा हो गया। विक्रम को मरने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो मरा नहीं। हर्षनगर का सिंह परिवार कैसा था? वो हर्षनगर का टॉप रईस परिवार था। जतिन का परिवार सिंह परिवार के सामने कुछ भी नहीं था। उसने सुना था कि हर्षनगर के सिंह परिवार की एक दूसरी बेटी है और वो इंसान के रूप में एक शैतान है। तो उसके सामने खड़ी ये डेलिनिक्वेंट पक्का वही होगी। अब भी उसे डर लग रहा था। अभी अभी उसने लगभग विक्रम की साइड ले ली थी। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो कैसे मर गया। अभी अभी विक्रम थोड़ा कंफ्यूज था। फिर धीरे धीरे उसके शांत चेहरे पर डर, भय और खौफ दिखने लगा। हर्षनगर के सिंह परिवार की दूसरी बेटी। क्या ये वही हर्षनगर की लेजेंडरी शैतान नहीं थी? उसने अभी क्या कहा था? वो उसके परिवार की ओर से उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने ये भी कहा था कि उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन उनके पास उसे सिखाने का टाइम नहीं है। विक्रम को तुरंत लगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और उसे चक्कर आने लगे। अब तू बोल क्यों नहीं रहा? तूने नहीं कहा था कि तू मेरे पेरेंट्स की ओर से मुझे सबक सिखाएगा? तूने ये भी कहा था कि मेरे पेरेंट्स के पास मुझे सिखाने का टाइम नहीं है, ना? स्नेहा ने पूछा। विक्रम इतना डर गया कि वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सिर झुकाते हुए उसने हकलाते हुए कहा, मिस सिंह, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको नहीं पहचाना और मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। पर प्लीज मेरे लेवल तक मत उतरो और मुझसे कोई शिकायत मत रखो। पर प्लीज मुझे छोड़ दो। तू अभी बहुत जोश में नहीं था। अब तुझे साफ बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है? ये सीन वहां मौजूद उन लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, जो नहीं जानते थे कि माजरा क्या है। अभी अभी विक्रम बहुत रौबदार था, तो पलक झपकते वो जमीन पर घुटनों के बल क्यों बैठ गया। ये छोटी सी लड़की सामने कौन थी? उसके नाम ने विक्रम को इतना क्यों डरा दिया? साथ ही क्या उस छोटी लड़की ने अभी आयान को अपना भाई कहा था? वहां मौजूद हर शख्स इस अजीब ढंग से ड्रेस डेलिनिक्वेंट को देखकर शॉक्ड था। उसके नाम से ही विक्रम इतना डर गया था, तो वो पक्का कोई असाधारण शख्स होगी। आयान, इसका नाम क्या है? स्नेहा ने आयान से पूछा। इसका नाम विक्रम है। मुझे लगता है इसका परिवार हर्षनगर में है। ये काफी कमाल का है और सचमुच रईस से ज्यादा है। आयान ने हंसते हुए जवाब दिया। विक्रम ने स्नेहा को ऑफेंड कर दिया था, तो अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। विक्रम की जिंदगी खत्म थी। रईस से ज्यादा? स्नेहा ने उत्सुकता से पूछा। फिर उसने अपने पीछे खड़े दोस्तों की ओर मुड़कर पूछा, तुम में से किसी को शकल में कोई ऐसा शख्स पता है जिसका सरनेम विक्रम हो? नहीं, नहीं, मुझे नहीं, कभी नहीं सुना।
बाकी डेलिनिक्वेंट्स ने सिर हिलाकर जवाब दिया। स्नेहा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तू तो हर्ष नगर के शकल में भी नहीं है, फिर तू कैसा रईसज़ादा है? विक्रम जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और जल्दी से जवाब दिया, आप सही कह रही हैं मिस सिंह, आप सही हैं। मैं कोई रईसज़ादा नहीं हूं, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूं। प्लीज आप बड़े दिल वाली बनो और मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तुझे पता है कि मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। और तू मेरे पेरेंट्स की ओर से मुझे सबक सिखाना चाहता था। तूने ये भी कहा कि मेरे पेरेंट्स के पास मुझे सिखाने का टाइम नहीं है और तूने मुझे भागने को कहा। मेरे दादाजी, पेरेंट्स और मेरे भाई ने भी मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की, स्नेहा ने गुस्से में कहा। ये मेरी गलती है। मैं सोच समझकर बात नहीं करता। मुझे बहुत अफसोस है। विक्रम ने ये कहते हुए खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वो अब सचमुच डर गया था। अगर सिंह परिवार ने हर्ष नगर में उनके परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया तो उसकी जिंदगी खत्म थी। वो उनके परिवार को पलक झपकते दिवालिया कर सकते थे और वो सब कुछ जिस पर उससे गर्व था, हवा में धुआं बनकर उड़ जाएगा। इधर रिया ने रोना बंद कर दिया। उसने इस सीन को हैरानी से देखा और फिर स्नेहा और आयान की ओर देखा। उसे पता था कि आज उसका क्राइसिस बेसिकली रिजॉल्व हो गया था। विक्रम ने किसी बड़े शख्स को ऑफेंड कर दिया था और अब वो खुद को भी नहीं बचा सकता था, तो वो उसे कहाँ ध्यान देता। लेकिन अफसोस कि जतिन इस बार बच निकला। जतिन ने चुपके से अपने माथे पर पसीना पोंछा। बहुत करीब था। वो लगभग विक्रम के साथ मुसीबत में पड़ गया था। शुक्र है उसने जल्दी रिएक्ट किया। भले ही विक्रम घुटनों पर बैठकर खुद को थप्पड़ मार रहा था, लेकिन इससे स्नेहा का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। लड़कियों, जाओ और इसे पकड़ो। स्नेहा अपने दोस्तों के साथ विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उन्हें विक्रम मिला, उन्होंने उसे लातों और मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। विक्रम बस चोटें सहता रहा। उसने बचने की हिम्मत तक नहीं की। लड़ने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन स्नेहा और उसके दोस्त लड़कियां थीं और वो छोटी थीं, तो उनकी ताकत ज्यादा नहीं थी। इसलिए उन्होंने विक्रम पर अटैक करने पर ज्यादा डैमेज नहीं किया। लेकिन विक्रम जितना हो सके उतनी ट्रेजिकली चिल्ला रहा था। वो चाहता था कि ये लड़कियां उसे पीटने के बाद उस पर दया करें और उसे छोड़ दें। थोड़ी देर तक मारने के बाद स्नेहा के हाथ दुखने लगे। लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी, तो उसने अपने आसपास देखा। फिर वो रूम के बीच में रखे टेबल तक गई और एक बियर की बोतल पकड़कर वापस आए। जब वो बोतल विक्रम के सिर पर मारने वाली थी, आयान ने उसे रोक दिया। रुक स्नेहा, तू क्या कर रही है? आयान ने चिल्लाकर कहा। बोतल में बियर भरी थी और ग्लास मोटा था। अगर उसने ये बोतल उसके सिर पर मार दी तो विक्रम आधा मर जाता। अगर स्नेहा इतनी छोटी उम्र में ऐसा करने की हिम्मत करती तो वो भविष्य में क्या करती? उसे बस विक्रम को कुछ बार मारकर गुस्सा निकालना चाहिए था और बस। अगर वो खून बहाने की कोशिश करती तो ये बहुत ज्यादा हो जाता। स्नेहा ये करने ही वाली थी। जब उसने आयान को चिल्लाते सुना, स्नेहा को रुकना पड़ा। उसने मुड़कर आयान से कहा, आयान, इसने मुझे अभी गाली दी थी। मैं इसे मारना चाहती हूँ। तू सिर्फ इसलिए बियर की बोतल इसके सिर पर मारना चाहती है क्योंकि इसने तुझे गाली दी। तुझे पता है अगर तूने ऐसा किया तो क्या होगा? कभी कभी हर प्रॉब्लम को वायलेंस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अभी बोतल नीचे रख। ओह! स्नेहा ने अनमने ढंग से बोतल नीचे रख दी। और स्कूल टाइम में इस तरह की जगहों पर मत आया कर। तुझे देख, क्या तू स्टूडेंट लग रही है? अगर मैंने तुझे अगली बार ऐसे ड्रेस्ड देखा तो मैं तेरे भाई की ओर से तुझे सबक सिखाऊंगा। आयान को स्नेहा का आउटफिट देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक स्टूडेंट थी और फिर भी हमेशा ऐसे कपड़े पहनती थी। ये देखकर आंखें दुखती थीं। अगर उसकी बहन ऐसी होती तो वो कब का उसे सबक सिखा चुका होता। उसे समझ नहीं आता था कि चिराग उसे कैसे ऐसे छोड़ देता था।
आयान के ये कहने के बाद सीन पर मौजूद हर शख्स ने उसे शौक और हैरानी से देखा। विक्रम अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था जब उसने कहा था कि वो स्नेहा को उसके पेरेंट्स की ओर से सबक सिखाना चाहता है। और अभी अभी आयान ने कहा कि वो स्नेहा को उसके भाई की ओर से सबक सिखाएगा। यहाँ तक कि स्नेहा के दोस्त भी आयान को तिरस्कार से देख रहे थे। आज इतने सारे लोग स्नेहा को सबक सिखाना क्यों चाहते थे? वो स्नेहा के गुस्सा फटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्नेहा ने बस सिर झुकाया और दुखी स्वर में कहा, ओह समझ गई आयान। इस मोमेंट पर सबके एक्सप्रेशंस तिरस्कार से हैरानी में बदल गए। सिंह परिवार की शैतान स्नेहा कब से इतनी अच्छी लड़की बन गई? स्नेहा तो अपने परिवार में किसी की बात भी नहीं मानती थी। भले ही स्नेहा अभी थोड़ी दुखी लग रही थी, लेकिन अंदर से वो खुश थी। जब से आयान उसके पास आया था और उसने अपनी उंगलियों से जय शेट्टी की तलवार को रोका था, जो उसके दिल में घुसने वाली थी, आयान ने उसके दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली थी। आयान ने अब उसके दिल में उसके भाई चिराग की पोजीशन को भी पीछे छोड़ दिया था। जब आप हताश होते हैं, तब अचानक सामने आने वाला शख्स वही होता है जिसे आप सबसे आसानी से याद रखते हैं। साथ ही एससीसी की मेंबर के तौर पर उसे नेचुरलिटी फैक्शन के 8 ग्रेट फाइटर्स का वजन पता था, और वो जानती थी कि उसका भाई चिराग भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि आयान ने जय को हरा दिया था, तो वो सचमुच एक ताकतवर इंसान था। वो स्नेहा सिंह ताकतवर लोगों की पूजा करती थी। ये वो ताकतवर शख्स था जिसने उसकी जान बचाई थी। तो जब आयान ने उससे ऐसा कहा तो उसे खुशी हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि आयान उसकी फिक्र करता है। फिर स्नेहा ने पूछा, आयान, क्या मैं छुट्टियों में आ सकती हूँ? हाँ, आ सकती हो, लेकिन ये एफ्रो हेयर, ये बड़े बड़े ईयरिंग्स और चेहरे पर ये भारी मेकअप हटाना होगा। तू स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है। वैसे आयान, तू कब फ्री है? मेरे दादाजी कह रहे थे कि वो तुझसे मिलना चाहते हैं और थैंक्स कहना चाहते हैं। आयान ने सोचा और बोला, शायद इस हफ्ते नहीं, लेकिन जब टाइम मिलेगा मैं तेरे भाई को कॉल करूंगा। सिंह परिवार को तो इज्जत देनी ही थी, लेकिन वो अगले हफ्ते तक इंतजार कर सकता था। ठीक है आयान, हम अब चलते हैं। स्नेहा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने विक्रम से कहा, विक्रम, है ना? मैं तुझे अब याद रखूंगी। उम्मीद है तू कल भी रई से ज्यादा बना रहेगा। ये सुनकर विक्रम डर के मारे जमीन पर ढेर हो गया। अरे नहीं, अब सब खत्म हो गया। सिंह परिवार को गुस्सा दिलाने के बाद उसका परिवार हर्षनगर में कैसे टिकेगा? वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसका परिवार दिवालिया हो गया तो उसके लिए कैसी जिंदगी बचेगी। स्नेहा अपने दोस्तों के साथ चली गई। अब रूम में सिर्फ वो लोग बचे थे जो पहले दिन के लिए आए थे। विक्रम बेजान आंखों के साथ जमीन पर लुढ़का हुआ था। जतिन चुपके से अपनी किस्मत पर खुश हो रहा था। इधर रिया आयान को चमकती आंखों से देख रही थी। सिर्फ रिया ही नहीं, रूम की बाकी लड़कियां भी उसी तरह देख रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि आयान इतना बड़ा शख्स है। वो इतना सीक्रेट कैसे रख सकता था? लोगों की भूखी नजरों से आयान को अजीब लग रहा था। रिया, मुझे अब जाना होगा। तुम लोग मस्ती करते रहो, आयान ने कहा। जब रिया ने सुना कि आयान जा रहा है, वो कैसे मानती? वो दौड़कर आयान की बाह पकड़ने गई और बोली, आयान, तू नहीं जा सकता। आज मेरा बर्थडे है और तूने मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं दिया। रिया आयान की बाह पकड़े हुए थी और आयान को अजीब लग रहा था। उसे रिया की नरमी महसूस हो रही थी और वो उसकी पकड़ से छूटना चाहता था। लेकिन रिया ने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे भागने का मौका ही नहीं मिला। रिया, क्या मैं गिफ्ट किसी और दिन दे सकता हूँ? मुझे सच में नहीं पता था कि आज तेरा बर्थडे है। नहीं, तुझे आज ही देना होगा, रिया ने आयान की बाह और जोर से पकड़ते हुए कहा। उसने जानबूझकर आयान की बाह को अपने भरे हुए सीने से रगड़ा, जिससे आयान का चेहरा लाल हो गया। भले ही उसने सानवी के साथ कुछ साल डेट किया था,
वो अभी भी वर्जिन था। तो वो रिया जैसी लड़की की टीजिंग को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। कुछ हिम्मती लड़कियां आयान के पास आईं और उसे खींचने लगीं। सब आयान के साथ रिलेशनशिप में घुसपैठ करना चाहती थीं। आखिर में आयान को मजबूरन मानना पड़ा कि वो अभी नहीं जाएगा। चूंकि विक्रम अभी भी रूम में था, उन्होंने दूसरा रूम लिया और मस्ती जारी रखी। जतिन और बाकी लड़कों ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। जतिन आयान को देखकर थोड़ा डरा हुआ था और वो बस जल्दी से भाग जाना चाहता था, कहीं उसका हाल भी विक्रम जैसा न हो जाए। उनकी पार्टी तब खत्म हुई जब लगभग आधी रात हो चुकी थी। जब रिया बिल पे करने गई तो उसे बताया गया कि फुलर गोल्डन सैंड्स में आयान के सारे खर्चे माफ हैं। सब फिर से तारीफ करने लगे। आयान बहुत रहस्यमयी था। उन्हें कैसे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा शख्स है। आयान, तू कहाँ रहता है? फुलर गोल्डन सैंड्स के एंट्रेंस पर पहुंचकर रिया ने पूछा। मैं सबब्स में रहता हूँ, आयान ने जवाब दिया। आयान, तूने गाड़ी तो चलाई थी ना? हमें ड्रॉप कर सकता है? एक लड़की बोली। हाँ हाँ, हमें कैंपस तक छोड़ दे। इतनी रात हो गई है, कैब बुलाना खतरनाक है, दूसरी लड़की ने साथ दिया। मेरी गाड़ी में इतने लोग नहीं बैठ सकते, आयान ने जवाब दिया। बचपन में 10 से ज्यादा लड़कियां थीं और सच में वो सब आयान की गाड़ी में नहीं बैठ सकती थीं। सिर्फ एक ही बैठ सकती थी। हम एडजस्ट कर लेंगे या तू 2 चक्कर लगा ले, वरना इतनी रात को हम वापस कैसे जाएंगे? हाँ। जब वो आयान की बुगाटी वेरॉन तक पहुंचे, आयान ने गाड़ी पर थपथपाया और बोला, ये मेरी गाड़ी है। अगर मुझे तुम सबको ड्रॉप करना पड़ा तो मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। जब लड़कियों ने चमचमाती बुगाटी वेरॉन देखी, वो हक्का बक्का रह गईं। इतनी खूबसूरत। सच में औरतें ऐसी सुपर लग्जरी कारों का विरोध नहीं कर सकती थीं। वाह आयान, ये तेरी गाड़ी है। इतनी सुंदर है। क्या गजब की गाड़ी है। विक्रम और जतिन की गाड़ियां तो इसके सामने सस्ती हैं। ये कौन सी गाड़ी है? सर्च करो। बुगाटी वेरॉन जैसी इंटरनेशनल लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार सच में शौकन थी। सबने अपने फोन निकाले और सर्च करने लगे। वाह, ये तो लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन है। इसकी ऑफिशियल प्राइस है 60 मिलियन। एक लड़की ने हकलाते हुए प्राइस पढ़ा। 60 मिलियन इन स्टूडेंट्स के लिए एक खगोलीय रकम थी। जतिन और विक्रम जैसे रईसजादे भी 60 मिलियन की स्पोर्ट्स कार के सिर्फ सपने देख सकते थे। सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं आज तुम सबको ड्रॉप कर सकता हूँ, प्लीज खुद कैब बुला लो। मैं तुम्हारे टैक्सी बिल्स पे कर दूंगा, बाय। ये कहकर आयान ने गाड़ी अनलॉक की और अंदर बैठ गया, जाने की तैयारी में। वो आज रात की शुरुआत से ही खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था और उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। कोई भी नॉर्मल आदमी इन औरतों की टीजिंग टचेस को पूरी रात सहन करने के बाद फ्रस्ट्रेटेड फील करता। वो अभी गाड़ी में बैठा ही था कि पैसेंजर सीट खुली और रिया अंदर बैठ गई। अब विनम्रता का टाइम नहीं था। अगर वो चाहती थी कि आयान उसका हो तो उसे हर मौके का फायदा उठाना पड़ता। बाहर खड़ी लड़कियां गुस्से से पागल हो गईं कि उन्होंने रिया को पैसेंजर सीट पर बैठते देखकर ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये एक शानदार मौका था। न सिर्फ वो एक कमाल की गाड़ी में बैठ सकती थीं, बल्कि आयान के साथ अकेले टाइम भी स्पेंड कर सकती थीं। आयान शॉक्ड था और उसने कहा, रिया, मैं स्कूल वापस नहीं जा रहा। तू मुझे जहां चाहे ले जा सकता है आयान। मैं आज रात जहां तू जा रहा है वहीं जा रही हूं, रिया ने जवाब दिया। जहां चाहे। आयान का दिमाग भटकने लगा। आयान ने रिया की ओर देखा और पाया कि वो हल्के से लाल हुए गालों के साथ उसे देख रही थी। सच कहें तो अगर आयान कहता कि उसे रिया जैसी गॉडेस लेवल की खूबसूरती के लिए कुछ फील नहीं होता, तो वो झूठ होता। पीयू यूनिवर्सिटी की थरी कैंपस बेल्स में से एक के तौर पर रिया के न सिर्फ नाजुक फीचर्स और डेलिकेट बॉडी थी, बल्कि वो पैशनेट भी थी। जब वो खुद फ्लर्ट करने की पहल करती तो शायद ही कोई मर्द बेअसर रह पाता। लेकिन आयान के अपने उसूल थे। वो विक्रम जैसे जानवरों से अलग था, जो सिर्फ अपने निचले हिस्से से सोचते थे।
वरना सानवी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए वो उनके 4 साल के रिलेशनशिप में अब तक वजिन कैसे रहता। मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा, रिया। इसमें क्या गलत है? जब तू पिछली बार मेरा टॉप फैन बना तब से मैं तेरी हो गई थी। अगर विक्रम टॉप फैन बन जाता तो मैं उससे बच नहीं पाती, तो थैंक यू। रिया के शब्द बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और आयान को समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दे। रिया, मुझे लगता है कि अगर दो लोग ऐसा कुछ करते हैं तो वो प्यार के बेसिस पर होना चाहिए, वरना वो जानवरों से अलग कैसे होंगे न। इंसान भी तो एक तरह के जानवर हैं। तुम मर्द तो वैसे भी अपने निचले हिस्से से सोचते हो। यहां मैं तुझसे सहमत नहीं हूं, रिया। मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूं, ठीक है? आयान ने सख्ती से कहा। रिया ने आयान को हल्की सी स्माइल के साथ देखा और पूछा, बाकी मर्दों जैसा नहीं? या तू बस कमी वाला है? क्या बकवास! मैं इससे ऐसे नहीं जाने दूंगा। रिया, ये मेरे कैरेक्टर का अपमान है। अभी जो तूने कहा उसे वापस ले और मैं मान लूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं, वरना मैं तुझे आज रात पछतावा करवाऊंगा। आयान का लहजा भी बदल गया। रिया का इशारा बहुत अपमानजनक था। क्या मैं गलत हूं, आयान? मैं खुद को ऑफर कर रही हूं ताकि तू उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके, रिया ने जोर देकर कहा। उसका आज रात का मकसद वैसे भी आयान को खुद को प्रूव करना था, तो अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। अपने शब्द याद रख, पछताना मत। फिर आयान ने इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबाया, भीड़ के सामने से गायब हो गया। 60 मिलियन की स्पोर्ट्स कार की साउंड प्रूफिंग इतनी शानदार थी कि बाहर किसी को उनकी बातचीत का एक भी शब्द नहीं सुना। आयान ने अपनी बुगाटी वेरॉन चलाई और रिया को साथ लेकर यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंच गया। गाड़ी को मेन एंट्रेंस पर रोककर उसने रिया से कहा, अभी भी पछताने का टाइम है। मैं तुझे स्कूल वापस छोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, जैसे कि, रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। वो यहाँ आने का पछतावा नहीं कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नर्वस नहीं थी। आखिरकार ये एक औरत की जिंदगी का अहम मोमेंट था। वो हमेशा से एक अच्छी और सेल्फ रिस्पेक्टिंग लेडी रही थी। भले ही उसने पहले अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए कुछ ट्रिक्स और स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन अपनी बॉडी के मामले में वो अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट करती थी। उसका हमेशा से सपना था कि वो अपने प्रिंस चार्मिंग को ढूंढे और अपना फर्स्ट टाइम उसे दे। उसके दिल में आयान उसका प्रिंस चार्मिंग था। पहली बार उसने आयान के बारे में तब सुना था जब उसका सानवी से ब्रेकअप हुआ और वो गुस्से में खून उल्टी करके बेहोश हो गया था। विक्रम को पता चला और उसने ये बात पीयू यूनिवर्सिटी के सारे ग्रुप चैट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दी। फिर विक्रम से बदला लेने के लिए आयान उसका टॉप फैन बना और उससे ब्लू डायमंड होटल में मुलाकात हुई। तब उसे पता चला कि आयान एक बहुत अमीर परिवार से है और वो विक्रम जैसे लोगों से कहीं ऊंचे लेवल का है। लेकिन रिया को आयान की ओर जो सच में अट्रैक्ट किया, वो उसका बहुत अमीर परिवार बैकग्राउंड नहीं था। उसे पैसे पसंद थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपने परिवार की लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकती थी। वो गोल्ड डिगर नहीं थी। वो ये था कि आयान सानवी का 4 साल तक बॉयफ्रेंड रहा और फिर भी सेक्सुअली अब्स्टिनेंट रहा। ये था कि जब आयान प्यार करता था तो वो कभी नहीं भूलता। ये उसके खुद लिखे गाने बॉय में साफ था और उस मर्द में हर सिचुएशन में एक शांत औरा था। रईसजादों के बीच रहकर रिया ने मर्दों के बारे में अपने निष्कर्ष निकाले थे। विक्रम जैसे मर्द सिर्फ इसलिए उसके पीछे थे क्योंकि वो फ्रेश थी और पीयू यूनिवर्सिटी की 3 कैंपस बेल्स में से एक को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना उसे ग्रेटिफिकेशन देता और दूसरों की जलन का कारण बनता। हो सकता है कि रिलेशनशिप का शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद विक्रम को अवाई या लूना के पीछे जाने की इच्छा हो। विक्रम जैसे मर्द कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन आयान अलग था। जिस मोमेंट तुम्हारा उसके साथ फिजिकल रिलेशन बन जाता, वो आखिर तक पूरी जिम्मेदारी लेता। अब जब आयान का परिवार बैकग्राउंड और टैलेंट धीरे धीरे पब्लिक हो रहा था और ज्यादा लड़कियां उसके साथ रहना चाहती थीं, उसे जल्दी से मूव करना था।
इससे उसकी आज रात की हरकतें समझ आती थीं। आयान ने और कुछ नहीं कहा और गाड़ी को रेसिडेंशियल एरिया के अंदर ले गया। वो भी नर्वस था और स्टीयरिंग व्हील पर उसका हाथ पसीने से भीगने लगा। उसने गाड़ी पार्क की और दोनों साथ में ऊपर गए। चलते वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों बहुत नर्वस थे। रिया को घर में घुसते वक्त इसकी लग्जरी को एडमायर करने का मूड भी नहीं था। वैसे भी वो इतनी शॉक्ड होती कि कुछ कह नहीं पाती। अब भी वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो बहुत नर्वस थी। रिया सोफे पर बेसुध बैठ गई, जबकि आयान उसके पास खड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रिया, क्या तू पहले नहाना चाहती है? आयान ने सावधानी से पूछा। ओह, हाँ, ठीक है। रिया नर्वस होकर खड़ी हुई और नहाने की तैयारी करने लगी, लेकिन ये उसका आयान के घर में पहला मौका था और उसे नहीं पता था कि बाथरूम कहाँ है। पूछने में शर्मिंदगी हुई तो वो बस वहीं खड़ी रही। ओह, बाथरूम उधर है। आयान ने बाथरूम की दिशा में इशारा किया। लाल पड़ते हुए रिया दौड़कर बाथरूम का दरवाजा खोला और उसे अंदर से लॉक कर लिया। आयान सोफे पर बैठा, अभी भी नर्वस, जबकि रिया नहाने गई। खुद को शांत करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और खेलने लगा। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, उसे पता चला कि उसके 7-8 मिस्ड कॉल्स थे। आयान ने तुरंत चेक किया और पाया कि लिली रात 8 बजे से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसने कब फोन साइलेंट कर दिया था और फुल गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर जैसे शोरगुल वाले जगह पर उसे कॉल का अंदाजा नहीं हुआ। आयान का सीना कस गया। उसे डर था कि लिली फिर से किसी खतरे में है, तो उसने तुरंत कॉल बैक किया। लिली ने बहुत जल्दी फोन उठा लिया। आयान। लिली की आवाज सुनकर आयान का सीना हल्का हुआ। लिली, तूने इतने बार कॉल क्यों किया? कुछ हुआ है? मेरा फोन साइलेंट था और मुझे नहीं पता था कि तूने कॉल किया, आयान ने समझाया। आयान, मेरी मम्मी को मारा गया। क्या? स्वाति मम्मी को मारा गया? अगर आयान को दुनिया में उन लोगों की लिस्ट बनानी हो जिनकी वो सबसे ज्यादा फिक्र करता है, तो उसकी स्वाति मम्मी और जया मम्मी दोनों पहले नंबर पर होंगी। यानी उसके मर चुके पेरेंट्स को छोड़कर। जब से उसके पेरेंट्स उस हादसे में गुजर गए, उसे सिर्फ स्वाति मम्मी और जया मम्मी के साथ ही गर्मजोशी महसूस हुई। इसलिए जब उससे पता चला कि स्वाति मम्मी को मारा गया, आयान तुरंत गुस्से से भर गया। उसके स्वाति मम्मी को समझने के हिसाब से वो ऐसी औरत नहीं थी जो बिना वजह किसी को उकसाए। किसने मारा? क्या वो बुरी तरह घायल है? आयान ने जल्दी से पूछा। तेरे कजिन भाई जय ने उन्हें मारा। वो ज्यादा घायल नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी, लिली ने जवाब दिया। जय ने स्वाति मम्मी को कैसे मार सकता है? कहीं वो फिर से मेरे लिए वो कर्ज वसूलने तो नहीं गई थी? हाय, फोन पर समझाना बहुत मुश्किल है आयान। तू बस आ और खुद देख ले। मेरा भाई कल बदला लेने जाने वाला है। आयान गुस्से से उबल रहा था। लिली ने फोन पर कुछ नहीं बताया हो, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हुआ होगा। स्वाति मम्मी जरूर उसके पेरेंट्स के हादसे की मुआवजा रकम वसूलने गई होंगी। उसकी मौसी ने मना कर दिया होगा, जिससे दोनों में बहस हुई होगी और जय ने अपनी मां की तरफ से स्वाति मम्मी को मार दिया होगा। ये हरामी, मैं तुझे इसका हिसाब चुकाने को मजबूर करूंगा। क्या तुझे वो पैसा जो तू देना नहीं चाहता, वो कम था? तूने किसी को मार भी दिया। ये कैसा परिवार है? पहले तो उसने वो पैसा वसूल करने का प्लान नहीं किया था। नहीं, जब उसके पास खर्च करने के लिए पहले से ही बहुत था। लेकिन अब वो उन्हें पैसा न देने से बचने नहीं देगा। वो ये पैसा सड़क पर भिखारियों को दे देगा, लेकिन उन्हें रखने नहीं देगा। लिली, मैंने तुझे पैसा नहीं दिया था। मैंने तुझे ये भी कहा था कि अपनी मम्मी को इसके बारे में बता दे न। फिर वो मुआवजा वसूल करने क्यों इतनी जिद कर रही थी? आयान, तूने इसे सीक्रेट रखा तो मैं उन्हें कैसे बताती? लिली ने नाराज होकर पूछा। मुझे डर था कि स्वाति मम्मी चिंता करेगी कि मैंने ये पैसा गैरकानूनी ट्रेडिंग से कमाया। मैं एक औरत हूँ,
इतने सारे पैसे अचानक कहाँ से आए, ये कैसे समझाती? अगर मेरी मम्मी को लगा कि मैं पढ़ाई पर फोकस करने की बजाय कोई शुगर डैडी ढूंढ लिया, तो? आयान निरुत्तर हो गया। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मैं सूरज निकलने से पहले पहुंच जाऊंगा, तो जेसी पर नजर रख, उसे भागने मत दे। जेसी एक उछलकूद करने वाला मर्द था। अगर वो जय को ढूंढ निकाला तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, जल्दी आ। आयान ने लिली के साथ कॉल खत्म की और तुरंत वरुण और बाकियों को कॉल किया ताकि वो उसे लेने आ सके। बुगाटी वेरॉन छोटे काउंटी में चलाने के लिए खराब चॉइस थी, क्योंकि इसका चेसिस बहुत नीचा था। इसलिए वो सिर्फ जी वैगन लेकर जा सकता था। कॉल खत्म करने के बाद आयान ने बाथरूम की दिशा में देखा जहां रिया नहा रही थी। उसे बिना बताए वो नीचे चला गया। काउंटी जाते वक्त आयान ने रिया को एक टेक्स्ट भेजा कि घर में कुछ हो गया है और उसे जाना पड़ा। उसने ये भी कहा कि वो चाहे तो उसके घर में रात गुजार सकती है। ये मैसेज भेजने के बाद आयान ने थोड़ा सोचा और एक वाक्य जोड़ा। सच में कुछ हुआ है, रिया? मैं कसम खाता हूं कि मैं भाग नहीं रहा। अगर रिया ने गलत समझ लिया और मान लिया कि वो उस मामले में कमी वाला है, तो ये उसके कैरेक्टर का बहुत बड़ा अपमान होता। लेकिन क्या वो मेरा यकीन करेगी? शायद नहीं। तेरे की। सच कहूं, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यकीन नहीं करता। बस हो गया। मेरी शानदार रेप्यूटेशन दागदार हो गई। लेकिन अभी इसकी चिंता करने का टाइम नहीं है। आयान ने फैसला किया कि वो मौजूदा इश्यू सॉल्व करने के बाद अपनी रेप्यूटेशन का मामला डील करेगा। आयान को यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस के एंट्रेंस पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वरुण और गिरीश जी वैगन लेकर आ गए। आयान गाड़ी में बैठते ही वरुण को लोकेशन दी और वरुण ने तुरंत जीपीएस सेट कर लिया। आयान का होमटाउन भी यमुना प्रोविंस में था, बस ये एक रूरल काउंटी था जो 500-600 किलोमीटर दूर था। अगर वो अभी निकलता तो सुबह तक पहुंच सकता था। रिया ने बाथरूम में आधे घंटे से ज्यादा टाइम लिया, फिर वो अपनी कमर हिलाते हुए बाहर निकली। उसे पता था कि वो अपनी जिंदगी का एक अहम मोमेंट अनुभव करने वाली थी। बाहर निकलते वक्त रिया ने अपने आप को तौलिए में लपेटा। उसके बाल अभी भी गीले थे, जो उसकी फिगर को और हाईलाइट कर रहे थे। वो बहुत अपीलिंग लग रही थी, और ये नज़ारा आसानी से जवान मर्दों की नाक से खून निकाल सकता था। अफसोस कि आयान पहले ही जा चुका था और इतना मनमोहक नज़ारा देख नहीं सका। रिया बाहर निकली तो उसे आयान नहीं दिखा। सोचकर कि आयान ऊपर गया होगा, वो सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद भी आयान नहीं आया और बोरियत में उसने अपना फोन निकाला। तब उसे आयान के भेजे 2 मैसेज दिखे। आयान के मैसेज पढ़ते ही रिया सन रह गई। फिर उसने हल्के से फुकारा। आयान भाग गया। घर में कुछ हुआ, जैसे कि मैं यकीन करूंगी। अब इतनी देर से कुछ होने का क्या मतलब? जैसा उसने सोचा था, आयान आसान मर्द नहीं था। वैसे वो भी तो आसान औरत नहीं थी। आखिरकार वो अभी भी वजिन थी। वो बस अब अपनी खुशी की तलाश कर रही थी, क्योंकि उसे कोई पसंद आ गया था। आयान के जाने के बाद रिया रिलैक्स हो गई और बिना किसी मकसद के घर में घूमने लगी, उस घर की तारीफ करने लगी जिसमें वो थी। पहले आने पर वो इतनी नर्वस थी कि उसने आसपास देखा ही नहीं था, लेकिन अब जब वो शांत हो गई, उसने घर का डिजाइन देखा। उसने इंटरनेट पर भी इतना शानदार घर कभी नहीं देखा था। रिया बड़ी फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों के सामने खड़ी होकर यमुना नदी का नाइट व्यू एडमायर करने लगी। ये सब अनरियल लग रहा था। रिया ने थोड़ी देर और व्यू एडमायर किया और अपने फोन से कुछ फोटोज ली, फिर वो ऊपर 28वीं मंजिल पर गई। यहाँ तो प्राइवेट पूल है। पूल के ऊपर की छत ग्लास की थी, यानी ऊपर देखने पर रात के आसमान में टिमटिमाते तारे दिखते थे। उसने सोचा कि पूल में लेटकर तारों को देखना कैसा लगेगा, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। रिया ने पूल के पास एक एयर मैट्रेस पकड़ा और उसे पानी पर रखा, फिर उस पर लेट गई। मैट्रेस धीरे धीरे पूल के बीच में तैर गया और वो उस पर लेटे लेटे ऊपर तारों को देखने लगी।
अगर आयान यहाँ होता और उससे गले लगाता तो परफेक्ट होता, शायद वो एक बोतल रेड वाइन भी शेयर कर सकते थे। रिया ने अपने आप को लपेटे तौलिए की ओर देखा और उसे उतार दिया। इतनी मोहक बॉडी के सामने आयान का दिल कैसे जा सकता था। उसने खुद से सोचा, कितना बोरिंग मर्द है। इसी वक्त आयान स्वाति मम्मी के घर की ओर भाग रहा था। स्वाति मम्मी की चोट बड़ी बात थी। भले ही ये गंभीर नहीं थी, आयान को अभी भी गिल्ट फील हो रहा था, खासकर क्योंकि वो उसके लिए पैसा वसूल करते वक्त घायल हुई थी। जब आयान शू सिटी पहुंचा तो सुबह के 6 बज चुके थे। उसने सुबह जल्दी थोड़ी झपकी ली थी, जबकि वरुण और गिरीश ने बारी बारी से गाड़ी चलाई थी। शू सिटी पहुंचने पर आयान ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया, क्योंकि वरुण और गिरीश को रास्ते नहीं पता थे और अगर आयान चलाता तो वो जल्दी पहुंच जाते। स्वाति मम्मी के रेजिडेंस के लॉबी में पहुंचकर आयान ने वरुण और गिरीश को गाड़ी में इंतजार करने को कहा और खुद ऊपर गया। लिली ने दरवाजा खोला। आयान ने शू सिटी पहुंचते ही उसे अपने आने की खबर दे दी थी। अंदर आ आयान, क्या हाल है? स्वाति मम्मी कहाँ है? जेसी कहाँ है? आयान ने पूछा। अंदर, मेरे पापा जेसी पर नजर रख रहे हैं ताकि वो जय को ढूंढने न जाए। आयान घर में घुसते ही यशवंत अंकल को सोफे पर टीवी देखते देखा। यशवंत अंकल, आयान ने चिल्लाकर अभिवादन किया। आ गया आयान, जा अपनी स्वाति मम्मी को देख ले। सच में वो अब जवान नहीं है, फिर भी दूसरों से बहस करने चली गईं। देख अब बिस्तर पर पड़ी हैं। यशवंत बोले। यशवंत अंकल एक क्लर्क थे, तो वो बहुत भरोसेमंद थे और मुसीबत में भी शांत रह सकते थे। उन्होंने आयान के साथ शायद सबसे अच्छा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन इन 2 सालों में जितना समय उसने यहाँ बिताया, उन्होंने कभी उसके साथ बुरा भी नहीं किया। बिस्तर पर, मैंने तो सोचा लिली ने कहा था कि कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी। इतनी गंभीर चोट कैसे लगी कि बिस्तर पर पड़ गईं? आयान तुरंत स्वाति मम्मी के कमरे में भागा, लेकिन पाया कि वो बिस्तर पर सो रही थी। उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हुए आयान ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बाहर आ गया। वो वापस लिविंग रूम में यशवंत अंकल और लिली के साथ बैठ गया। क्या हुआ यशवंत अंकल? आयान ने पूछा। यशवंत अंकल ने फिर आयान को सारी बात बताई। ये आयान के अंदाजे से ज्यादा अलग नहीं था। आयान को उसके पेरेंट्स के हादसे के लिए करीब 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना था। उसके पेरेंट्स के गुजरने के वक्त आयान अभी 10 साल का भी नहीं था, तो वो पैसा उसके नए गार्जियंस को सेफ कीपिंग के लिए दे दिया गया था। आखिर में आयान ने अपने अंकल भुवन के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन मुआवजे के पैसे में दिक्कत थी और भुवन अंकल ने जोर देकर कहा कि वो पैसा आयान को तभी वापस करेंगे जब वो 18 साल का हो जाएगा। लेकिन न तो स्वाति मम्मी को और न ही जया मम्मी को भुवन अंकल पर भरोसा था, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट लिखा और वो एग्रीमेंट स्वाति मम्मी को दे दिया। मुआवजा मिलने के बाद भुवन अंकल के साथ आयान की जिंदगी बहुत खराब हो गई थी, और आयान की जिंदगी तब बेहतर हुई जब वो हाई स्कूल में स्वाति मम्मी के साथ रहने चला गया। आयान अब 21 साल का था, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला था, फिर भी भुवन अंकल ने पैसा वापस करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसलिए जब स्वाति मम्मी ने वो एग्रीमेंट लिया और आयान के अंकल भुवन को ढूंढने गईं, तो उन्होंने भुवन से कहा कि अगर उन्होंने आयान को पैसा वापस नहीं किया तो वो उनके खिलाफ केस फाइल करेगी। आखिर में स्वाति मम्मी का आयान की मौसी जिया के साथ झगड़ा हो गया, और जब जय घर लौटा और ये सब देखा तो उसने अपनी मां की मदद करने का फैसला किया और स्वाति मम्मी को 2 बार धक्का दे दिया। फिर स्वाति मम्मी गिर गईं और उनकी कमर में चोट लग गई। स्वाति मम्मी की कमर पहले से ही कमजोर थी और जय के धक्के देने से वो और खराब हो गई। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में करीब आधा महीना लगने वाला था। जेसी कहाँ है? आयान ने फिर पूछा। वो सुबह उठते ही कह रहा था कि वो जय से अपनी मम्मी का बदला लेने जाएगा, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया, तो वो गुस्से में अपने कमरे में बंद हो गया, यशवंत ने जवाब दिया। मैं इसे डील कर लूंगा यशवंत अंकल,
चिंता मत करो, मैं स्वाति मम्मी के लिए इंसाफ लाऊंगा। हिंसा का सहारा मत लेना आयान। अगर वो लोग तर्क नहीं मानते तो हम कानून से अपनी रक्षा करेंगे। जल्दबाजी में कुछ मत करना, समझा? समझ गया यशवंत अंकल। मैं जेसी को देखने जाता हूँ। आयान फिर जेसी के बेडरूम की ओर गया। ये पहले उसका भी बेडरूम था। स्वाति मम्मी 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहती थी, तो उसने इस घर में 2 साल जेसी के साथ रूम शेयर करते हुए बिताए थे। वो दोनों काफी क्लोज थे। आयान जेसी के बेडरूम पर पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जेसी ने इसे अंदर से लॉक कर रखा था। खट खट। आयान ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोला, जेसी, मैं हूं, दरवाजा खोल। थोड़ी देर बाद दरवाजा अनलॉक होने की आवाज आई, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। आयान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गया तो देखा कि जेसी बिस्तर पर गुस्से में बैठा था। जेसी इस साल सिर्फ 16 का था, शू सिटी में हाई स्कूल का पहला साल पढ़ रहा था। उसके पिता यशवंत ने ढेर सारे कनेक्शंस यूज करके जेसी को अच्छे हाई स्कूल में दाखिला दिलाया था। जेसी अभी रिबेलियस उम्र में था, तो जब उसकी मम्मी को मारा गया, वो बदला लेना चाहता था। जब उसके पापा ने उसे घर पर रहने को मजबूर किया, तो उसका गुस्सा होना नेचुरल था। क्या हुआ जेसी, मुझे बता, आयान ने जेसी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। आयान, जय ने मेरी मम्मी को मारा। मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन मेरे पापा मुझे जाने नहीं दे रहे। सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा कायर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी हूं। जेसी ने गुस्से में कहा। आयान ने जेसी के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और डांटा, क्या बकवास। अपने पापा के बारे में ऐसा कौन बोलता है? हाँ, मैं गलत नहीं हूं, जेसी ने तर्क दिया। तेरे पापा कायर नहीं हैं, वो लॉजिकल हैं। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो तेरा और तेरी बहन का क्या होगा? तेरी मम्मी की कमर कमजोर है, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। तेरे पापा ही पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, उनके पास पहले से ही बहुत कुछ है। तू उन्हें कायर कैसे कह सकता है? अगर वो नहीं जा सकते तो कम से कम मुझे जाने दे। लेकिन वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। बंद कर ये मारने काटने की बातें। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी मम्मी का दिल टूट जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ, तो मुझे इसे सॉल्व करने दे, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि मैं इंसाफ लाऊंगा। सच में? जेसी ने पूछा। बिल्कुल, बस इंतजार कर। जैसे ही स्वाति मम्मी की कमर ठीक होगी, हम स्वाति मम्मी का बदला लेने जाएंगे। ठीक है, तूने कहा आयान। आयान जेसी को बाहर लाया और वो लिविंग रूम में बैठ गए, लिली के नाश्ता लाने का इंतजार करने लगे। लिविंग रूम में आयान ने यशवंत अंकल को बताया कि वो स्वाति मम्मी को हर्षनगर इलाज के लिए ले जाना चाहता है। यशवंत अंकल ने सोचा और सहमति दे दी। फिर उन्होंने अपने सुपीरियर को कॉल करके छुट्टी मांगी। वो बहुत पहले से स्वाति को हर्षनगर के बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाना चाहते थे, लेकिन स्वाति हमेशा मना कर देती थी। सच तो ये था कि स्वाति बस खर्चे कम रखना चाहती थी। आखिरकार यशवंत अंकल इस घर में अकेले कमाने वाले थे और उनके मौजूदा खर्चे पहले से ही बहुत ज्यादा थे। स्वाति मम्मी थोड़ी देर बाद जाग गईं। आयान तुरंत उनके पास भागा। स्वाति मम्मी, आप कैसी हैं? आयान, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्वाति ने पूछा। स्वाति मम्मी, इतनी बड़ी बात हो गई, मैं वापस कैसे नहीं आता? आयान ने जवाब दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी कमर तो हमेशा से खराब रही है। कुछ दिन बाद ठीक हो जाऊंगी। स्वाति मम्मी, तुझे भुवन अंकल से मुआवजा मांगने क्यों जाना पड़ा? क्या तुझे नहीं पता वो कैसा इंसान है? लेकिन वो पैसा तेरे पेरेंट्स ने तेरे लिए छोड़ा था। तू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला है और तुझे उस पैसे की जरूरत पड़ेगी अपनी शादी प्लान करने के लिए। मुझे वो पैसा तुझ तक पहुंचाना है। साथ ही हमारे पास वो एग्रीमेंट है जो उसने साइन किया था। ज्यादा से ज्यादा हम उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। स्वाति ने जवाब दिया। ठीक है,
इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सबसे जरूरी है आपकी कमर का इलाज। मैंने हर्षनगर में एक अच्छा हॉस्पिटल कॉल कर लिया है और हम थोड़ी देर में निकल सकते हैं। हर्षनगर? मैं नहीं जा रही। मैं ठीक हूँ। कुछ दिन में बिल्कुल नहीं हो जाऊंगी तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। मैं सालों से इस कमर के साथ डील कर रही हूँ, स्वाति ने मना कर दिया। स्वाति को जो चिंता थी वो थी हर्षनगर में इलाज का खर्चा। उनका परिवार अमीर नहीं था क्योंकि यशवंत अंकल अकेले कमाने वाले और परिवार के एकमात्र ब्रेडविनर थे। उनके बच्चे अभी यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और यहाँ तक कि आयान की स्कूल फीस भी आयान की जया मम्मी की मदद से जुटाई गई थी। घर में बहुत कम या कोई सेविंग्स नहीं थी और सीमित फंड्स को उनके इलाज पर यूज करने से घर की फाइनेंशियल सिचुएशन और खराब हो जाती।